नहीं फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमल चैनल पर। आज हम देख रहे हैं दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में मोमो एक हॉट स्प्रिंग बना रही होती है और कुछ आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मोमो अपनी पावर इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन एक आदमी उसका हाथ पकड़ उसे पानी में ले जाता है। लेकिन तभी उस आदमी को पानी की पावरफुल लहर लगती है, जिससे वो आदमी मोमो को छोड़ देता है। मोमो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे एक जगह टूटने के बाद उन लोगों के ऊपर हॉट स्प्रिंग का पानी गिरने लगता है, जिससे वो लोग वहां पर फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता है, लेकिन अचानक घर की पूरी दीवार उसके ऊपर गिर जाती है। ये सब सब कुछ टर्बोग्राफी ने किया होता है, जो हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई थी। मोमो पूछते तुम यहाँ पर कैसे आए? मैंने सुना तुम लोग हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे थे, इसलिए चुपके से तुम्हारे बैग में घुस गई। मोमो कहते हैं टूटी दीवार का क्या करेंगे? वो कहते कुछ नहीं करना, ये जगह वैसे भी पुरानी है, वैसे भी यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर टाउन के लोग आ जाते हैं और वो पूछते हैं तोड़फोड़ किसने की? मोमो और टर्बो छुप जाते हैं। टाउन के लोग लगता है उन आदमी ने किया है जो की तो फैमिली से है। वो लोग उन लोगों को डांटने लगते हैं और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मोमो टर्बो को शुक्रिया करती है और वो कहती है तुझे कौन बचाएगा, ये तो अपने आप ही हो गया। मोमो पूछते तुमने जीजी का घर देखा था, वहाँ कोई भूत दिखा? वो कहती है वो घर बहुत से लोगों के खून से लगा हुआ है। ओकुन और जीजी ने एक सीक्रेट रूम में छेद कर दिया था, उन्हें समझ नहीं आता कि घर वो यहाँ पर क्या करे, इसलिए वो मोमो का वेट करते हैं। तभी घर की बेल बजती है। जीजी को लगता है मोमो आ गई है, लेकिन दरवाजा खुलेगा तो वो देखता है और 5 डरावनी औरतें हैं। वो अंदर आकर पार्टी करने लगती है। लाकी नाम की औरत जीजी को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। लाकी कहती है शाबाश, ऐसे डिसिप्लिन में रहो, मैं इतनी अच्छी को तुमसे रेंट भी नहीं लेती हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, वरना तो भी सड़क पर होता। और फिर पूछता है घर पर चल क्या रहा है? जीजी बताता है किराए का घर है और जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, जब से मैंने किराया नहीं दिया है, ये सलमान की तो फैमिली का मकान है, इसलिए अभी मेरे पास घर है। तो ओकुन बोलता मैं दीवार में छेद करके गलत किया, असल में लोगों ने उस छेद को पोस्ट लगा कर छुपा दिया था। नाकी पूछते तुम बिना बताए कहाँ गए थे? जीजी बताता है मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसे लेने गया था। नाकी बोलते कोई स्पीड मिले तो लेके नहीं आए ना? बाकी औरतें भड़क जाती है, हमारे घर में कोई भूत नहीं है, ऐसे बोलना बंद करो वरना ये जगह बदनाम हो जाएगी। जीजी बोलता ऐसा कुछ नहीं है, चंपू दोस्त मेरा, कहीं तुम्हें स्पीड मीडियम लगता है? ना कि अपनी बंदूक निकालते हुए बोलती है मेरे पास हंटर लाइसेंस है, और से सीधा मारने की धमकी देती है। जीजी बोलता है थोड़ा सबर रखिए, इंसानों पर गन पॉइंट करना इलीगल है। तब एक पुलिस वाला आता है, रात में कीता फैमिली के आदमी भी। वो कहता है टाउन के लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, ऑफिसर सुरू ने हमें बचाया। एक आंटी ऑफिसर से बोलती है अगर हमारी फैमिली से कोई अरेस्ट हुआ तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। एक आदमी जीजी से पूछता है आखिर तू कहाँ गया था? जीजी बोलता है मैं अपने दोस्तों को लेने गया था। वो आदमी कहता है झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सब पता है। वो आदमी ओकुन से पूछता है जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है? अगर तो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो तुझे पता होना चाहिए। ओकुन भी चला के दिखाते हुए टीम का नाम बताता है जो पोस्टर में लिखा हुआ था, और सबको यकीन हो जाता है, सबको यकीन हो जाता है कि वो जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। नाकी पूछते तुम लोगों के साथ एक लड़की भी थी, वो कब आएगी? जीजी बोलता कौन सी लड़की, हमें तो कुछ नहीं पता। ये लोग समझ आता है कि ये झूठ बोल रहा है। इधर वो सोचने का सराइन देखने जाती है, इधर मांझे सर के ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहा होता है वो टूक के लिए। वो मोमो को सराइन दिखाता है, यहाँ पर सांप की निकली हुई स्किन थी। मोमो निराश होते हुए बोलती है इस जायंट सरपेस की लाश तो नहीं लगती, मंदिरों कहता है जो है यही है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पे एक गेट सर्प है, ज्वालामुखी में रहता है, और जब उसको भूख लगती है ज्वालामुखी फट जाता है, इसलिए हर साल गांव के लोग बच्चे की बलि देते हैं। 200 साल से वोल्केनो नहीं फटा है, इसलिए लोग ही तो हॉस्पिटल में जा पाए। लोग मानते हैं इसकी नुस्खी है, इसकी पूजा करने से ज्वालामुखी रुकता है। वो पूछती है सुचुनी को, मोंजिरो वो तो नाम सिर्फ वो इसको अटैक करने के लिए नाम रखा है। लोग जायंट सांप को सच मान के बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मैं सबको सच बता देता हूँ ताकि आजकल के लोग ये पाप ना करे। तो वो बोलते तुम ये स्टोरी यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते, तुम काफी फेमस हो जाओगे। मोंजिरो सोख जाता कहता है आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। वो वापस जाती है और सोचती है सुशिनो को ना होने की वजह से ओकुन काफी निराश होगा, लेकिन गेट सर पे भाई स्टोरी से काफी पसंद आएगी। वो घर आती है और सोचती है जीजी और ओकुन अभी तक तो दोस्त बन चुके होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते वो देखती है वो दोनों बेहोश पड़े हुए हैं और की तो फैमिली के लोग उन्हें घेर के खड़े हुए हैं। और नाकी बोलते तीसरी वाली यहाँ पर आ गई, चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। सारे आदमी बोबी सोल के मोमो को पकड़ने जाते हैं, लेकिन मोमो अपनी पावर से सबको पेलने लगती है। एक आदमी से पीछे से पकड़ से सर पे मारता है, जैसे मोमो को चक्कर आने लगते हैं। उसकी टायर पर कुछ गलत करने वाला होता है, लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर उसे डरा देती है, जिससे वो गिर जाता है, उसका सर फूट जाता है। टर्बो बोलती है मेरी नींद किसने खराब की और घटिया शक्ल के लोग कौन है? मोमो बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्लीज मेरी मदद करो। नाकी भाग के आती है, मोमो को तेज की लात मारती है। वो एकदम मार्शल आर्टिस्ट की तरह लड़ रही होती है, उसकी सूंड काफी तेज होती है। मोमो उस पर एक सोफा फेंकती है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है, और तभी नाकी मोमो पर जोर से मुक्का मारती है और वो छेद को तोड़ते हुए सिगरेट रूम में गिर जाती है। ये तो फैमिली वाले ताली बजाते हैं, हमारी मॉम की तेज स्ट्रॉन्ग है। नाकी सोचती है लड़की कौन है जो इतनी अजीब पावर इस्तेमाल कर रही है। मोमो ही पूछती है औरत कौन है, और वो बोलती है पावरफुल बुढ़िया है। मोमो बोलती है ऐसी कोई चीज नहीं होती, और वो बोलते तेरे घर में ही एक है। एक आदमी बोलता है इसकी बिल्ली बात कर रही है। मोमो बोलती है बदबूदार कमरा क्या है? नाकी बोलता है अगर तुम्हारे रास्ते में आए तो ये गाँव बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैमिली 200 साल से इस गाँव को बचा रही है। हम किराए से अपने लोगों को बुलाते हैं और जायंट सरपंच के लिए हर बलि चढ़ाते हैं, इसलिए अभी तक ज्वालामुखी नहीं फटा। ये घर असल में बलि की जगह है। वो समझ जाते इसलिए जीजी के पेरेंट्स ज्यादा बीमार है। नाकी होते
थे तुम तीनों बली के लिए परफेक्ट हो। आजकल लोग मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। अचानक मोमो के नीचे जमीन खिसकने लगती है जैसे कमरा कोई दलदल हो। नाकी बोलते हैं जाइंट सरपेंट को भूख लगी है। मोमो पावर इस्तेमाल करती है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो लोग उसे वापस ढकेल देते हैं। ओकरन और जीन को सोफा फेंक देते हैं और मोमो को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कमरे के अंदर गिर जाते हैं। कमरा अचानक से बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसको नीचे काफी घर दिखने लगते हैं। उसका हाथ में चलने से वो खेमे गिरने लगता है, लेकिन वो एक गद्देदार चीज पर लैंड करता है जो असल में बहुत थोड़ा जाइंट सरपेंट होता है। ये तो फैमिली इसकी जय जय करते हैं। आपके दरअसल मिलकर हमें काफी खुशी हुई। नाकी बोलती है तीनों बलि के लिए है। मोमो बोलती है जाइंट सरपेंट वाली कहानी सच थी। वो बोलती है कुरागी नहीं है। ओकरन याद करता है कुरागी तो इंसान खाने वाला अर्थ बॉम्ब है जो 2 से 4 फीट का होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। मोमो बोलती है लोग 200 साल से को बलि चढ़ा रहे हैं, ये तो कोई गॉड नहीं है, ये तो इंसान खाने वाला बॉम्ब है। लेकिन वो लोग नहीं सुनते और वो लोग नाचने लगते हैं, लेकिन अर्थ बॉम्ब एक ही झटके में उन्हें खा जाता है। जिन्हें वो समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे और आखिरकार इतने बड़े जीव को कैसे हराया जाए। वो डर के मारे घर में घुस जाते हैं। वो अर्थ बॉम्ब अचानक से अजीब गरीब आवाजें निकालने लगता है और अंदर जाते ओकरन और मोमो कान पकड़ लेते हैं और अचानक से ओकरन टर्बो ग्रैंड में चेंज हो जाता है और जीजो को खाने के लिए आगे बढ़ता है और इसी सीन का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसे लगा आज एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एनिफेन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखने वाले दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में ओकरन अपने कंट्रोल में नहीं होता है। वो अपने मुंह को फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीजी उसे रोक रहा होता है। ओकरन एक कटर उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे रोकता है। रोकता कि कर भाई तेरे को क्या हो गया। अभी वो मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन जीजी दोनों को चलेता और वो नोटिस करता है ये मॉन्स्टर किसी गिरने की चीज की आवाज पर अटैक करता है, लेकिन इंसानी आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकरन और मोमो दोनों ही अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग चिल्लाते प्लीज हमें मरने दो। ये देखकर जीजी को याद आता है उसके पेरेंट्स ने भी ऐसा कुछ किया था, ऑस्टर उनको कैसे बचाया था और अब ओकरन और मोमो वही हरकत कर रहे हैं जैसे कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है जो गलती से टर्बो ग्रैंडी को लग जाता है। तो टर्बो ग्रैंडी गुस्से में बोलती है जल्दी से इनके दोनों के हाथ बांध दो। जीजी जल्दी इन दोनों के हाथों को बांध देता है और पूछता है ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। टर्बो बताती है ये सोशल की साइकिक वेव की वजह से है। ये वेव घर के अंदर के लोगों को पागल बुला के मारने की कोशिश करती है और जी समझा शायद उसके पेरेंट्स कहते ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो कहता है मेरे पर ये वेव काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो कहते तुझे अभी तक समझ आया तू अलग क्यों है। वो फिर से अपने स्पेशल पावर यूज कर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसके सामने आ जाता है जिससे उसके आंख में हाथ में चोट लग जाती है। वो देखता है सोच मोस्टर ने ढूंढ लिया है। जीजी मोमो टर्बो ओकरन को उठाकर भागने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो सीढ़ियों पे जाते हुए स्पेशल जाता है और मोमो और ओकरन रेली से गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीजी ने तुरंत ही पकड़ लेता है। वो कहता होश में आओ दोस्तों। तभी कोका आई जिसे जीजी ने कई बार अपने घर में देखा है। वो उनके और सुचुनो के बीच में आ जाता है और इस वजह से ओकरन और मोमो होश में जाते हैं और वो पूछते हैं चड्डी वाला ओकाई कौन है और टर्बो वार्न करती है ये इवल आई है और इसकी आंखों में मत देखना। इसकी इवल आई लोगों को पागल कर देती है और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है। हमें यही पता चलता है दूसरों की साइकिक वेव्स और इवल आई की पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और इसी वजह से ये दोनों होश में होते हैं। मोमो ओकरन से बोलती है जल्दी से मोस्टर पर हमला करो। ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जल्दी से सुसुनो मोस्टर पर हमला कर देता है और एक ही स्लैश से सुसुनो की गर्दन काट देता है, लेकिन फिर से वो अपने विकर्तन रिजनरेट कर लेता है। सुसुनो को फिर से अटैक करता है और सब लोग भागने लगते हैं और इवल बार बार जीजी के सामने आ जाता है और जीजी गलती से उसकी आंखों में देखता है और फिर इवल आई की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। हम एक बच्चे को देखते जो कमरे में बंद है। वो खिड़की से 3 बच्चों को खेलते और डांस करते हुए देखता है और उसका ही मन होता है वैसे खुश होने का और वो अकेले कमरे में डांस करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि तो फैमिली ने उसे ज्वालामुखी में बंद किया था बलि के लिए। वो उसे खम्भे में बांध कर ज्वालामुखी की आग चला देते हैं। बच्चा मरते समय वो ये सोचता है वो तो बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहता था और अगले सुबह कौवे उसकी बॉडी को खाने लगते हैं, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा होती है और भटकती रहती है। वहाँ पर एक नई फैमिली आती है और उनका बच्चा इस आत्मा को देखता है और तुरंत उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। दूसरी फैमिली के साथ भी यही होता है और तीसरी फैमिली का बच्चा आत्मा को देखता है और अपने फादर से बोलता है डैड यहाँ पर एक भूत है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। आत्मा डांस करता है ये दिखाने के लिए वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स ही मर जाते हैं। आत्मा नोटिस करता है घर के नीचे कुछ है जो लोगों को मार रहा है। ये तो फैमिली सोचते है इस बच्चे का क्या करे। ये तो फैमिली कहते हैं इस बच्चे को बॉल करने की बलि में चढ़ा दो और घर के साथ दफन कर दो। इन जैसे घर को दफन कर दिया जाता है और ऐसा हर घर के साथ किया जाता है। इसलिए जीजी करते नीचे पहाड़ी पर होता है क्योंकि नीचे काफी पुराने घर दफन है। आत्मा रोते हुए बच्चे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। वो कसम खाता मैं इन सबको मार दूंगा और ये आता बाद में इवल आई बन जाता है। इवल आई जीजी को जकड़ के रखता है, वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी बोलता है इवल आई बुरा नहीं है, ये तो फैमिली ने ऐसे मारा था। जीजी सबसे नीचे घर की तरफ जाता
आता है जहाँ पर अभी भी इवल आई की बॉडी हमें से बंधी हुई है। जीजी समझ आता है इवल आई तो चुनो की साइकिक वेव से बचाने की कोशिश कर रहा था। मोमो देखते हैं सदियों पुराने घर दफन है, ये पूरा एरिया ही शरापित है। रोज जीजी को रोकती है, ये ओकाई ठीक नहीं है, उसे भरोसा मत कर। जीजी कहता है हमारे जैसा ही है, इसमें बहुत दर्द सा है। कुछ लोग एक लाइट ने अटैक करता है और उनके ऊपर एक लिक्विड छोड़ देता है, सब कुछ चिपका देता है और लाइटनिंग की वजह से पैरालाइज हो गया था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये लाइट जीजी को कंट्रोल करने लगता है। जीजी उसका बचपन वाला रूप देखता है, बहुत से माफी मांगता, मुझे माफ करना इवल आई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इवल आई बोलता है मैं बस खेलना चाहता हूँ। जीजी कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और वो भी जिंदगी भर। इवल आई मुस्कुराता और जीजी को पूरा कंट्रोल कर लेता है। जीजी दर्द के हमारे पास सर पकड़ लेता और चिल्लाता है, पर वो कहती है मैंने कहा था इवल आई पे भरोसा मत कर। शुरू को ढूंढते वहाँ पर आ जाता है, वो मोमो को खाने वाला होता है लेकिन जीजी से बहुत तेज मुक्का मारता है और एक किक मार के दूर फेंक देता है। और अभी इवल आई कहता है ये बॉडी मेरी है और मैं सारे इंसानों को खत्म करूंगा। और वो टर्बो से बोलता है तू भी ओकाई है क्या, तू इंसानों को गुलाम बन गई है क्या। और वो गुस्से बोलती है जवान सवाल, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मोमो जीजी को ओसमाने को कहती है लेकिन अब इवल आई बोलता है बॉडी मेरी है और मैं सबको हेल्थ दिखाऊंगा। और अब सचिन को जीजी से अटैक करता है लेकिन इवल आई सीट बनाकर को बचा लेता है। वो इस घर की सारी श्रापित आत्माओं को जोड़कर एक अटैक बनाता है। रेसो लगातार सुचिनो को मारने लगता है। सुचिनो को बचने के लिए जमीन में घुस के भाग जाता है। मोमो पूछते इवल आई ने जीजी को ही कंट्रोल क्यों किया, और वो कहते हैं जीजी लाखों में एक है, उसकी स्पेशल पावर बहुत ही ज्यादा है, वो एक परफेक्ट वेसल है और तुम्हारी दादी भी इसी वजह से उसे जीनियस बोलती थी। अचानक से इवल आई मोमो पर अटैक कर देता है। मोमो उस अटैक को रोक लेती है लेकिन इवल आई उसे जोर से एक पंच मारता है और फिर से इवल आई मोमो दोबारा से अटैक करता है लेकिन अचानक से ओकुन ट्रांसफॉर्म होकर उसके अटैक को रोक लेता है और एक पैरालाइज बॉडी होने के बावजूद भी चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को हाथ लगाने की, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इन दोनों के अटैक के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट में जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्ट में ओकाई और जीजी लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे जीजी आत्मा से मनी बॉल का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है ओकाई मास्टर के नाम पर दब्बा हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंसानों की मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ओकाई मोमो को बचा के यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे ओकाई ये बोलता तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। यहाँ पर वो लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा होता है और वो बॉल उनका पीछा कर रही होती है लेकिन बड़ी मुश्किल से आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे ओकाई लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनको आखिर में ऊपर ही जाना है। यहाँ पे लोग देखते दीवार पर कुछ अजीब गरीब चीज बनी हुई है और यहाँ पे सब अर्थ बम वाले मास्टर ने करा है। यहाँ पे बेसिकली खुद तो चुप चुका है। यहाँ पे दैट बॉम्ब्स है, यहाँ पे इसलिए जाने जाते हैं जिससे अपने दुश्मनों को कमजोर कर सके। पहले तो ये बिजली से झटका देते हैं और दूसरे स्मोक फैलाते हैं जहरीला और ये हर जगह होते हैं। ये लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे इनको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। पहले यहाँ पे ये देखता है जो एग्जिट वाली जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और यहाँ पे बस ये सोच रहे थे पहुंचेंगे कैसे वहाँ पर। मोमो है पूछते उसकी वीकनेस नहीं है क्या, और बताता है उसकी सनलाइट है वीकनेस। और मोमो है पे ये सोच होती है इतनी बड़ी चीज को मार्केट से लेके जाएंगे और ऊपर से जीजी को ही बचाना है और मैं जीजी को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। और यहाँ पे ओकरों को एक आइडिया आता है, वो यही कहता है अगर तुम किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाओगी तो तुम रस्सी फेंक कर में बचा सकती हो, तो तुम्हें इसलिए सबसे पहले ऊपर जाना होगा। मोमो तो पहले नहीं मानती है, ओकरों की तो चिंता मतलब सबसे पहले तुम ऊपर तो जाओ, पहले अपने आप को बचाओ फिर हमें बचा सकती हो। और मैं वादा करता हूँ मैं जीजी को बचाऊंगा और मोमो पर वादा करती है वो उसको बचाएगी। और यहाँ पे ओकरों ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे उसे एक सोफे के ऊपर बैठाता है और तैयार हो जाता है उसे ऊपर फेंकने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का यही प्लान होता है, यहाँ पे ओकरों उसे ऊपर फेंकेगा और अपनी साइकिल पावर यूज कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ऊपर पहुंचने वाली होती है लेकिन वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन अपने सेकंड हैंड से ओल को पकड़ लेती है और बाहर निकल जाती है। और तब यहाँ पे जीजी आ जाता है। जीजी यहाँ पे ये कहता है कि तुम यहाँ पर मिल ही गए। ओकरन कहता मैंने कहा था तुम ऐसे तेरे लिए बच नहीं पाओगे। मोमो वहाँ पर ऊपर आ चुकी होती है, वो रस्सी वगैरह ढूंढना शुरू कर देती है और ऐसे कोई चीज मिले जिसे वो रस्सी की तरह यूज कर पाए। यहाँ पे कुछ पर्दे होते हैं जिन्हें फाड़ फुड़ कर ये एक रस्सी बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं बन पाती। यहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे वो क्या करे। तो तब इसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो जीजी के साथ थी और एक अर्थ बॉम्ब को देख रही थी। यहाँ पे वो कुछ किताबों को उठाती है और गैस को चालू कर घर में आग लगा देती है। यहाँ पे चिल्लाने लगती है फायर ब्रिगेड को बुलाओ, प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो, घर में आग लग गई है। यहाँ पे वो देखती है यहाँ पर शाम हो चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ पे ओकरों जीजी लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ओकरों बस यहाँ पे भाग रहा होता है और उसका अटैकों से बच रहा होता है और ज्यादा हमला नहीं कर रहा होता जीजी के ऊपर। और यहाँ पे जीजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ओकरों बार बार भागे जा रहा है एक डरपोक इंसान की तरह और उसका सामना नहीं कर रहा है। यहाँ पे उसका सोल वाली बॉल होती है ना, आप उसका यूज करता है ओकरों को पकड़ने के लिए। यहाँ पे वो बॉल एक घर टाइप बन चुकी होती है जिसके बाहर ओकरों नहीं निकल पा रहा होता है और फंस चुका होता है इसके अंदर। जीजी यहाँ पे ये बताता है तुम इस हाउस को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन वो आसानी से इस घर के अंदर एंटर कर पाता है और यहाँ पे ओकरों अब कहीं भी नहीं भाग सकता है। यहाँ पे लगातार जीजी ओकरों को मारना शुरू कर देता है और लगातार ओकरों के मुंह पे मुक्के मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो कहता है अभी तुम यहाँ पे मैं पे लूंगा, बाद में लड़की को पे लूंगा। ऐसे तो ओकरों यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे ओकरों कहता है ऐसी कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। राखी का तुमने वो 3 चीजें करी दी है। पहली चीज तुमने मोमो को नुकसान पहुंचाया, दूसरी चीज मेरे पहले लौते दोस्त को तुमने अपने कब्जे में ले लिया और जीजी कभी भी मोमो को नुकसान नहीं पहुंचाता।
इसलिए मेरे दोस्त मुझे वापस करो। और यहाँ पे अखरोन काफी गुस्से में आ चुका होता है और यहाँ पे अखरोन अपनी पावर का इस्तेमाल कर लगातार जीजी के ऊपर मुक्का मारना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे अखरोन लगातार जीजी को मारता ही रहता है, कुत्ते की तरह मारता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है। और जब वो लास्ट मुक्का मारता है उससे तो घर ही टूट जाता है और जीजी दीवार में जाकर टकराता है। यहाँ पे वो जीजी की हड्डी खराब कर देता है। यहाँ पे अखरोन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पे वो भी कमजोर हो चुका होता है। यहाँ पे वो ये कहता है तीसरी चीज वो थी, तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया। और अब यहाँ पे अखरोन नीचे गिर चुका होता है। यहाँ पे बस ये सोचा होता है कि अगर कोई यहाँ पे तो उसकी मदद करने आए। और यहाँ पे ये सोचा होता है यहाँ पे उसे बेहोश नहीं होना है। यहाँ पे उसे कुछ तो कुछ करना ही होगा क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही होगी और उसे जल्दी से ऊपर जाना होगा जीजी को साथ लेकर। यहाँ पे वो जीजी को खींचना स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो काफी भारी होता है लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अखरोन कुछ आवाज आती है नीचे चिल्लाने किसी की। यहाँ पे भी दिखाते हैं यहाँ पे ग्रैनी फंसी होती है अर्थबॉम्ब के लिक्विड के अंदर। यहाँ पर उसने हारी मान ली होती है लेकिन अखरोन उसे बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे अखरोन लकड़ी को टुकड़े तोड़ के लेके आता है एक रास्ता बनाने के लिए। यहाँ पर उसे निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसी होती है। यहाँ पे ग्रैनी ये कह रही होती है बस यहाँ पे गिरना मत, लेकिन यहाँ पर वो नीचे गिरी जाता है और साथ में वो भी चिपक जाता है। यहाँ पे ग्रैनी कहती है तुम्हें पावर किसने दी है, मेरी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ पर अखरोन कहता है मैं भी पावर का पूरा यूज कर चुका हूँ और मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे माफ कर दो। अब दोनों यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं मोमो से मदद मांगने के लिए। यहाँ पे ऊपर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ चुकी होती है। यहाँ पे वो लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस वाला पे यही कहता तुमने यहाँ पे आग लगाई थी ना और आखिर तुमने कॉल किया क्योंकि यहाँ पे क्यूटा फैमिली रहती है जो काफी समय से लोगों का मर्डर करती आ रही है। और क्या तुम्हारे यहाँ पे इनसे कोई दुश्मनी थी क्या, इसलिए तुमने यहाँ पे इनके घर में आग लगा दी। पुलिस वालों का सब उल्टा मोमो के ऊपर ही हो रहा होता है। और यहाँ पे स्टेशन चलो और वहीं पे सारी बातचीत होगी। यहाँ पे वो देखते हैं यहाँ पे सूरज डूबने वाला होता है इसलिए उसे जल्दी से अर्थबॉम्ब को ऊपर लेके आना होगा। यहाँ पे मोमो यही कहती है फायर फाइटर्स जितना से जितना हो सके घर के अंदर पानी डालो, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लग जाती है और ऐसा लगता है भूकंप आने वाला है। हमें दिखाया जो फाइट फाइटर पानी डाले होते हैं वो सारा होल में जा रहा होता है और फाइनली अर्थवॉर्म घर से बाहर निकल आता है। और यहाँ पे अर्थवॉर्म यहाँ पर लोगों पर अटैक छोड़ देता है तो हमें डर के सारे लोग यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं और सामने सूरज होने की वजह से उस अर्थवॉर्म को जलन होने लग जाती है। सूरज की वजह से वो जलने लग जाता है और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। यहाँ पे फिर से उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो जब जीजी के साथ थी यहाँ पर वो बैठे होते हैं, यहाँ पे एक अर्थ बम होता है और जीजी ने बताया था जो अर्थ बम होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं और जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है जिसके से वो सांसें नहीं ले पाते, इसलिए वो मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस समय काफी धूप हो रही है और धूप उनके लिए खतरनाक है इसलिए वो मर जाते हैं। और यही बातें मोमो को यहाँ पर याद होती है और ये तरीका वो बड़े वाले अर्थबॉम्ब पर ट्राई करती है और यहाँ पे तरीका काम भी आता है। यहाँ पे भी दिखाता है अर्थबॉम्ब करके पीछे छुपने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ में फायर ट्रक को उठाती है और उस घर को तोड़ देती है अपनी साइकिक पावर से। फाइनली अर्थबॉम्ब यहाँ पे जलना शुरू कर देता है और जलकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पे मोमो काफी खुश हो जाती है और वो कहती है अब करो हमला क्यों नहीं करता मेरे ऊपर। और तभी अर्थबॉम्ब दोबारा से हिलने लग जाता है और अपने मुंह से कुछ लाशें निकाल देता है और एक कीटो फैमिली होती है जिन लोगों को उसने खाया होता है, लेकिन यहाँ पे लोग जिंदा होते हैं। और जो यहाँ पे कीटो फैमिली की औरत होती है ना और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो कहती है तुम्हें याद है तो उस अर्थबॉम्ब ने तुम्हें खा लिया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर गेट से पहले लौट की तुमने बेइज्जती कैसे कर दी, बेवकूफ कहीं की, तुम्हें खुद तो खड़े थे लेकिन तुम उसकी तारीफ कर रही हो और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे अखरोन और जीजू को बचाना है। और जैसे यहाँ से वो जाने की कोशिश करती है तभी तेजी से भूकंप आने लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से जमीन हिलने लग जाती है और ये भूकंप पहले वाले भूकंप से भी तेज होता है। और यहाँ पे कीटो फैमिली को होती है यहाँ पे यही कहती है अगर तुमने वही करते थे तो इस समय से हम रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये सब तुम्हारी गलती है। और हमें दिखाया सच में ये वोल्केनो फट जाता है और उसके अंदर से लावा निकला शुरू कर देता है और मोमो को समझ नहीं आता कि करे कैसा हो सकता है क्योंकि इस समय से कीटो फैमिली लावा को निकले से रोक रही थी और इस समय से कीटो फैमिली काफी सारी बलियां भी दे रही थी। उनको लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर यही सच था, ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन है। और इसी एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और मैं तो वीडियो देख लिया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नए फैन आप लोगों का स्वागत है क्रैक वो चैनल पर। आज हम देखेंगे दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। अब तक हमने देखा मोमो सूचिनुको को बाहर निकालकर जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन वो कीतो फैमिली को बचा नहीं पाया था और वो कीतो फैमिली को उगल देता है और वो जिंदा उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। और तब यहाँ पर ज्वालामुखी फटने लगता है। शहर में अलार्म बज जाता है कि ज्वालामुखी फट गया है, लोग जल्दी से जल्दी जगह खाली कर दे। दूसरी तरफ कीतो फैमिली की बुढ़िया मोमो से कहती है हम इसी वजह से महान सरपेट को बलि चढ़ाते थे जिससे जगह को ज्वालामुखी से बचा सके, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है क्योंकि अब महान सरपेट मर गए हैं और इसके जिम्मेदार तुम हो। वो उसे कहावत ही बताती है जो उनके गांव सदियों से सुनाई जा रही है। जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फटेगा। वहीं दूसरी तरफ वो तो कुछ और ही सोच रही थी, अगर अर्थवंश सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते तो अब ऐसी कहावत क्यों कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा। अब मोमो इनसे बोलती है ये कहावत सरपेंट के बारे में नहीं थी बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने हुए फाउंटेन के बारे में थी जो कि आसमान की तरफ जाते हैं और वो सिग्नल था कि ज्वालामुखी फटने वाला है।
और इन लोगों ने इस कहावत को गलत समझ लिया। अब मोमो सुचुनोकी की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। वो खुद भी पहाड़ी के नीचे जाने लगती है और कीता फैमिली उसका पीछा करते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई महान सर्पेंट की बेइज्जती करने की। अब वो सुचुनोकी शरीर को उठा के भागने लगती है। वो उसको उठाकर फाउंटेन में घुसा देती है जहाँ से हॉट स्प्रिंग का वाटर निकल रहा था। अब मोमो द्वार से भागकर माउंटेन की तरफ भागने लगती है। अब वो ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सर्पेंट वाला अंधविश्वास सच हो जाएगा और मोमो ऐसा होना नहीं देगी। वो ऊपर आकर सुचुनो का सर उठा लेती है और इसके पीछे का हिस्सा मोमो ने फाउंटेन में घुस दिया था और अब उसका सर एक पाइप की तरह काम करेगा और अब उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। लेकिन साथ में सुचुनो का चिपचिपा लिक्विड भी साथ बाहर निकल रहा था। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा सब कुछ जलाते हुए जा रहा था। मोमो उसमें पानी डालने लगती है जिससे लावा ठंडा हो जाता है। लेकिन पूरे जंगल में मोमो पानी तो नहीं डाल सकती। तभी वो बुढ़िया मोमो को जोर की लात मारती है और बाकी फैमिली वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। ना कि यहाँ पे कहते हैं वो मोमो की बलि देकर वो ज्वालामुखी को शांत करेगी। मोमो यहाँ पे कहते तुम्हारा गॉड तो महान सर पर लौट हुआ करता था ना, अब चेंज होकर महान ज्वालामुखी बन गया। अब वो सारे लोग मोमो को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी बीच में मांजीरो आ जाता है। वो बंदा तो यूट्यूबर बनना चाहता था। मांजीरो बताता है एक हफ्ते पहले उसकी मास्टर का फोन आया था जो और कोई नहीं मोमो की दादी योको है। उसने बताया 3 बच्चे तुम्हारे गाँव आ रहे हैं तो उनकी देखभाल करना। मोमो को देख उसे लगा ही नहीं था ये योको की पोती है। उसे लगा ये बस एक टूरिस्ट है। अब मांजीरो की फैमिली को रोकने लगता है और अब मोमो सुचुनो को उठाकर ज्वालामुखी की आग बुझाने लगती है। लेकिन अब उसकी पावर खत्म होती जा रही थी। लेकिन तभी सुचुनोकी की बॉडी में इविल आई की बॉल आके लगती है और इसके अंदर होल हो जाता है। फिर इसके बाद इविल आई की फैमिली को देखता है जिनसे उसे बदला लेना है। वो सीधे नाकी पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ होता है और उसका अटैक बीच में रुक जाता है। फिर इसके बाद मोमो और मांजी नाकी को चाहने लगते हैं तो वहाँ पर इविल आई बोलता है तो हमेशा मेरे बीच में आती हो तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। मोमो उससे पूछती ओकुरुन कहाँ पर है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। इविल आई बोलता है मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा और अब यहाँ पर मुझे भूख लगी है। अब मोमो मांजीरो और नाकी एक साथ हो जाते हैं। इविल आई भागकर मोमो की तरफ आता है। वो उसे खतरनाक लात मारने वाला था लेकिन मांजीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद नाकी से जोरदार मुक्का मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और मोमो उसे पकड़ के पीछे कर लेती है। इसके बाद मोमो इविल आई को पकड़ लेती है लेकिन वो अपनी बॉल से छूट जाता है। अब मांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है और अब मोमो की पावर भी कम हो गई थी और यहाँ पे इविल आई से जोर की लात मारने वाला था। लेकिन तब इसके मुंह पे एक जोरदार पंच आके लगता है। ये पंच किसी और ने नहीं बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था जिसका नाम है मिस्टर मेंटिस और वो यहाँ पर हेल्प करने आया था। मोमो यहाँ पर पूछते उसके बेटे का क्या हुआ तो मेंटिस बोलता है इस बात पे बात करेंगे। तब यहाँ पर यूएफए की लाइट जलती है जिसके अंदर सेक्यो तारो बाहर आते हैं जो कि मेंटिस के यूएफए के अंदर बैठ के यहाँ पर आ गए थे और अब सेक्यो और मेंटिस इविल आई पे एक साथ अटैक कर देते हैं और वो उसे बराबरी की टक्कर दे रहे थे। फिर इसका सेक्यो तारो को सिग्नल देती है। इन तारो भाग कर इविल आई की तरफ आने लगता है लेकिन इविल आई जोर का मुक्का मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है लेकिन वो है तो एक प्लास्टिक का पुतला ही। फिर इसके इविल आई देखता है तारो के पुतले में तलिस्मान लगे थे और अब यहाँ पर मांजीरो भी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अब तारो के टुकड़े इविल आई पे चिपकने लगते हैं और अब उसको पूरा शरीर ढक लेता है और ऐसा होते इविल आई रुक जाता है। जो कहते हैं चलो हमने उसको पकड़ लिया अब घर चलते हैं। और दूसरी तरफ यूएफए के अंदर मेंटिस का बेटा बैठा हुआ था जो कि यूएफए से सुचुनो की बॉडी उठाता है और पूरे जंगल के लावों को बुझाने लगता है। यूको मांजीरो को डांटने लगती है कि उसे ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालत ज्यादा क्यों बिगड़ गए। जिस पर मांजीरो कहते हैं यहाँ पर आपकी गलती है, आपने यहाँ पे सिर्फ बताया यहाँ पे 3 बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया और आपको यहाँ पर मेरी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मदद करने आया। अब तारो यहाँ पे पूछता है मैं अपने इंटरनल बॉडी पार्ट का क्या करूँ तो मैं सोके बोलते थे किस चीज में डाल लो और मोमो से पूछती है उस चश्मे से बिल्ली का क्या हुआ। लेकिन अब मोमो तो थी नहीं। मोमो भागकर उस घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि ओपोनेंट अभी भी नीचे फंसा हुआ है। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी तो मेंटिस मुक्का मारकर नीचे का हिस्सा साफ करता है तो मोमो देखती है पूरा गड्ढा ज्वालामुखी के लावे से भरा हुआ है। तो उसका मतलब ये कि ओपोनेंट जल के राख हो गया होगा। ये देख के मोमो शौक हो जाती है और वो मारने को राजी नहीं थी। ओपोनेंट वहाँ पर नहीं बचा। वो मेंटिस के बेटे से बोलती है थोड़ा पानी गड्ढे के अंदर डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी और कारण अभी भी इसके अंदर होगा। मेंटिस बोलता है नामुमकिन है, अगर तुम गए तो तुम भी जल जाओगी। मोमो यहाँ पे कहते हैं उसे बचाने का प्रॉमिस किया था और कारण मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेंटिस बेटा ऊपर से बोलता है उस गड्ढे के अंदर पानी नहीं डालेगा क्योंकि मोमो को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मोमो फिर भी इसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन मेंटिस उसे पकड़े रहता है। फिर वो लोग देखते हैं मेंटिस के बेटे ने पूरे लावे को बाहर निकाल लिया है। इस अंदर पानी डालकर उसे ठंडा कर देता है। आज जब मोमो उसे खोलती है और कारण और टर्बो ग्रैनी के अंदर थे और वहाँ पर जिंदा थे और कारण मोमो से कहता है मुझे पता था तुम अपने मुझे बचाने जरूर आओगी। टर्बो गुस्से में मोमो पर चिल्लाने लगती है आखिर इतनी देर से वो कहाँ पर थी और जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो कहते टर्बो ग्रैनी के बारे में तो भूल ही गई थी। अब वो कारण बताता है अगर टर्बो ग्रैनी को बचाने नीचे नहीं आता तो वहाँ पर वो जिंदा नहीं बचता क्योंकि वो सोचो कि इस लिक्विड से जलने से बच गए और इस वजह से कमरे के अंदर लावा आया ही नहीं। और वो पूछता है जीजी कहाँ पर है। वो कहते पता नहीं लेकिन वो पहली बार आ गया
गया था और अब ओकार उनको बाहर निकालती है और गलती से गिरने के चक्कर में ओकार मोमो को पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए दूर हो जाता है। लेकिन फिर बाद में मोमो से गले लगा लेती है और माफी मांगती है। वो उसे बचाने नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर वो खुश है, ओकार जिंदा बच गया और ये एपिसोड इसी के खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छी लगे चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एंड वो चैनल पर। आज हम देखने वाले दांदरा सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। अब तक हमने देखा सेको मोमो की मदद करने के लिए आ जाती है और ईवल आई को पकड़ लेती है और भाई दूसरी तरफ ओकानो टर्बो ग्रैनी उस घंटे करने से बाहर जाती है। फिर घर आने का एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि जीजी के शरीर से ईवल आई की आत्मा बाहर निकाल सके, लेकिन उस काम में नाकाम हो जाते हैं और ईवल आई इनसे बोलता है तुम लोग सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये लोग दोबारा से ट्राई करते हैं लेकिन इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं आता, तो इसलिए सब खाना खाने के लिए सारे घर में चले जाते हैं। आयरा भी इनके घर में खाना खाने आई थी और एक गुस्सा थी ये लोग उसे भी साथ लेके क्यों नहीं गए। आखिरकार वो उनकी लीडर है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है आखिर से यहाँ पर किसने बुलाया, दोनों यहाँ पर लड़ने लगती है। फिर आयरा मैंटिस से बोलती है आखिर एरियल वापस क्यों आ गया। मैंटिस कहता वो गाय ले जाकर काफी खुश था लेकिन उसमें से दूध निकाल ही नहीं पा रहा था और उसका पूरा प्लेट भी पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पर गाय तो रह ही नहीं सकती और क्योंकि चीको तीता दूध के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकता, इसलिए वो वापस आ गया और अब से वो दोनों हमेशा यहीं पर रहेंगे। ये कहानी सुन के आयरा रोने लगती है। फिर ओकारोन पूछता है आखिर तुम पानी और डायरेक्ट सांस कैसे लेते हो। और भाई दूसरी तरफ सेको मांजिरो से बात कर रही थी और उन्हें जीजू को ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था और वो लोग और भी लोगों को बुला ले तभी वो लोग जीजी से इवल आई को लग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है और इससे जीजी की बॉडी में बुरा असर पड़ सकता है। तभी तारो जिससे जीजी के शरीर को बंद कर रखा था तभी वो गर्म उडो खा लेता है जिससे उसका मुंह जल जाता है। फिर इसके अंदर से जीजी की आवाज आने लगती है जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर जीजी ठीक हो गया, लेकिन सियोको बोलती है ये भी लगी कोई चाल हो सकती है। अब तारो अपना चेहरा ओपन करता है और यहाँ पे जी सच में ठीक हो गया था। अब सियोको उसके मुंह पे ठंडा पानी डाल देती है जिससे वो फिर से दोबारा से इवल आई बन जाता है और वो कहता है मैं सबको मार दूंगा और अब सियोको उसके ऊपर गर्म सूप फेंक के मारती है जिससे वो दोबारा से जीजी बन जाता है। अब सियोको सबको बताती है जब जीजी पे ठंडा पानी डलता है तब वो इवल आई बदल जाता है और जब सियोको गर्म पानी डलता है तो वापिस वो जीजी बन जाता है। अब मोमो जीजी के ऊपर से तारो को चढ़ा हटा देती है लेकिन अब इसकी पूरी बॉडी जीजी से चिपकी हुई थी। सियोको जीजी से माफी मांगती है, अगर उसे पता था यहाँ पर इवल आई है तो उन्हें वो कभी नहीं जाने देती। अब टर्बो ग्रैनी कहती है तुम लोग सच में लगता है तुम इवल आई को कंट्रोल कर पाओगे क्या। इवल आई माउंटेन स्पिरिट था जिनकी पावर गॉड लेवल की मानी जाती है। अगर इसने किसी आम इंसान को पोजेस किया होता तो उसका शरीर से झेल ही नहीं पाता और खत्म हो जाता, इसलिए उसने जीजी को टारगेट किया जिसकी स्पेशल एनर्जी काफी ज्यादा है जो उसका अल्टीमेट बेसल बन सकता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि इवल आई अभी पैदा हुए बच्चे जैसा है और टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा, फिर ये लोग उसे ऐसे बंद करके नहीं रख पाएंगे। ठीक कहती है जीजी अब से किसी न किसी की निगरानी में रहेगा और मांजिरो भी इसकी निगरानी करता रहेगा और जब तक वो इवल आई को खत्म नहीं कर देते तब तक वो कामिनो शहर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि शहर के वारन की पावर कम हो जाती है और साथ तरफ से सब लोग गर्म पानी का थर्मोस लेके घूमेंगे ताकि वो जीजी के ऊपर गर्म पानी डालकर उसे नॉर्मल कर सके। और अब से जीजी को भी ध्यान रखना होगा वो ठंडे पानी से दूर रहे और धोते समय, पानी पीते समय या बारिश के समय हमेशा से बच के रहना होगा क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ते ही वो इवल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैटिस ऐसे जाने लगता है और अब वो पूछते उससे वो कहाँ रहेगा तो मैटिस उसे बताता है वो पास ही की डेयरी फार्म में काम करने वाला है। इस सब का इंतजाम सेको ने करा है और इनको कभी मदद चाहिए होगी तो मैटिस को बुला सकते हैं। और वही दूसरी तरफ आया बहुत समय से मैटिस की बच्ची खेलने लगी हुई थी और भाई दूसरी तरफ ओकानो बड़बड़ करने लगता है उसका यूएफओ उड़ता कैसे है, वो पेट्रोल पे चलता है या डीजल पे। मैटिस उसे कुछ बताता है लेकिन वो सब इन्हें समझ ही नहीं आता। अब वो मैटिस से पूछती है उसका असली नाम क्या है, जिस पर मैटिस बोलता है पीनी वीनी, जिस पर ये लोग बोलते हैं मैटिस से ठीक है। फिर उसका तो मैटिस अपने यूएफओ में बैठ के चले जाता है। फिर अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं जहाँ पर जीजी के पैड्स भरती है और मोमो और ओकानो पीछे बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ नोटी हरकतें भी करते हैं जिस पर मोमो जानबूझकर ओकानो के हाथ में हाथ रखती है और यहाँ पे दोनों शर्माने लगते हैं। यहाँ पे ओकानो मोमो से पूछता है आखिर वहाँ पर क्या कर रही है और मोमो कहती है कुछ भी तो नहीं। तब जीजी चिल्लाने लगता है कि तारो उसकी बात नहीं सुन रहा। जीजी की अभी तक बस गर्दन आजाद हुई है और अब इसका पूरा सही तारो के कंट्रोल में है। ये लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट भी लेते हैं और मोमो कहते हो जल्दी से ठीक हो जाए और जीजी कहता है वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं तो अच्छा वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उसे तो उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है लेकिन हॉस्पिटल में देखते ही जीजी बच्चों की तरह रोने लगता है। वो तारो से कहती है वो अपना हाथ ऊपर करे लेकिन वो जीजी को अजीब तरीके से नचाने लगता
है और नीचे से बताया जाता है ज्वालामुखी के फटने से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं हुआ है और जंगल की आग को भी काबू कर लिया गया है और साथ ही तो फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन इनमें से एक औरत नाकी यहाँ से भाग गई है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। हम देखते हैं नाकी जंगल में छुपी हुई थी। लड़ाई में उसका एक हाथ टूट गया था। नाकी कहते हैं 200 साल लगा दिए थे उसे तरह बड़ा करने में और अब वहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगती है और एक पेड़ को उखाड़ के फेंक देती है। इसका तो अपने शरीर को अपने ऊपर से उतार देती है और हम देखते हैं नाकी तो इंसान है ही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और वो 200 साल से एक इंसान की शक्ल में घूम रही थी और वो कहती है मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तो जमीन के अंदर रहने वाले सही मॉन्स्टरों को अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन ओकायन और मोमो साथ में दोनों स्कूल जाने लगते हैं और ओकायन पूछता है जीजी कैसा है और मोमो बोलती है शायद हयासी रिचुअल कर उसे ठीक किया जा सकता है लेकिन कोई हयासी करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर ओकायन बोलता है कि अगर तारों की सील हट गई तो हमें फिर से इविल आई से फाइट करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है हाँ शायद से और वो ओकायन सब कुछ पूछना चाहती है लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले मोमो की दोनों दोस्त मीको और मोको आ जाती है और उन्हें फिर से देख के मोमो काफी खुश होती है। मीको बताती है मोमो के गांव में ज्वालामुखी फटा है और उसके ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा है। फिर इसके बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और भाई दूसरी तरफ आर्या की क्लास में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। जब से उसे सच बताया है उसी ने मोमो के खिलाफ और रूमर फैलाया था। आर्या हमें बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ताई मोमो और ओकायन उसके पास आ जाते हैं और मोमो से खींचकर अपने साथ ले जाती है। जो देख बाकी क्लासमेट्स हैरान थे क्योंकि इन दोनों में तो लड़ाई हो गई थी और अब मोमो ओकायन और आइवा से बोलती है आज वो दोनों उसके घर सोने आए जिससे तीनों मिलकर जीजी पर नजर रख सके और सेको भी थोड़ा आराम मिल सके। ऐसे उनको दोनों ही शर्माने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि वो मजदूरी में हाँ कर रहे हैं और फटाफट जल्दी से मोमो के घर रात में रुकने के लिए हाँ कर देते हैं। मोमो ये भी नोटिस करती है अब आयरा का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। तभी आयरा कहती है इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है वैसे भी यहाँ पर मेरी गलती थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ सेको तारो से कहती है जीजी के शरीर को पूरी तरीके से आजाद कर दे क्योंकि उसके ऊपर लगी हुई तलिस्मान की पावर अब पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और अब तरफ पूरी तरीके से जीजी के शरीर से अलग हो जाता है। फिर से सेको जीजी को याद दिलाती है उसे पानी से बच के रहना होगा और उसे सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और तभी ओकायन और वो स्कूल से वापस आ जाते हैं। पानी के साथ आयरा भी थी। सेको सबको गर्म पानी का थर्मस पकड़ा देती है और जब भी जी विलाई में कन्वर्ट हो तभी उसे नॉर्मल कर सके। इसके बाद लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और अब ओकायन और जीजी अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब वही दूसरी तरफ मोमो आयरा भी अच्छे दोस्त बनने लगे थे और अब ओकायन सेको को सोया सॉस देने लगता है और तभी गलती से एक बूंद जीजी के हाथ पे गिर जाती है और तभी इविल आई वो कन्वर्ट होकर पूरी टेबल को उठा के फेंक देता है और अब इस घर में बहुत बड़ा धमाका होता है और ये एपिसोड इसी सीन का खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेफन आज हम देखेंगे दांदरान सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। अब तक हमने देखा जीजी के हाथ पे सोया सॉस गिर जाता है जैसे वो इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खाने के टेबल को फेंक देता है और घर में ब्लास्ट भी कर देता है लेकिन मोमोज पे गर्म पानी डालकर उसे दोबारा से जीजी बना देती है। आयरा जीजी को डांटने लगती है तुमसे कितनी बार कहा ठंडे पानी से दूर रहो। मोमो देखते हैं आप को थोड़ी चोट आ गई थी। वो कहता है इविल आई पैसा तो स्टॉक हो गया है। मोमो सियोको से पूछती है हमें जीजी के लिए कुछ तो करना होगा वरना तो सुबह तक हमारा घर ही बर्बाद कर देगा। और यहाँ पर जैसे 4 लोग आते हैं वो कहते हैं तुम यहाँ पे कुछ चोरी करने आए थे तो यहाँ से वापस लौट जाओ और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोमो आयरा लड़ने लगती हैं उन दोनों में से किसको लीडर होना चाहिए। वो चारों लोग वापस लौट कर आते हैं और वो बताते हैं महर्षि ग्रुप वाले हैं जिन्हें सियोको ने बुलाया था। ये लोग यहाँ पे जीजी का भूत उतारने आए थे और अब वो लोग अपनी रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं जिसमें वो गाना बजाना डांस करने वाले थे। देखो बताती है ये लोग स्पिरिट मीडियम नहीं है बल्कि ये लोग भूतों को देख ही नहीं सकते जो की यहाँ पे अच्छी बात है और इस वजह से रिचुअल के टाइम पर भूत उनका कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। ये लोग तो म्यूजिक बचाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गूंजता है। इसके बाद ये लोग तड़कता भड़कता म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं जो सुन सबको मजा आता है। ये म्यूजिक सुनकर कबीर सर के भूत भी जाग जाते हैं और यहाँ पर आकर नाचने लगते हैं और इसका असर जीजी पे भी हो रहा था और वो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है लेकिन तभी वो जीजी के मन की बात सुनने लगती है। वो ये रिचुअल बंद कराना चाहता था क्योंकि वो इविल आई को मारना नहीं चाहता। वो तो बस किसी के साथ खेलना चाहता था। वो तरह से उस कमरे में बंद था और उस दिन के सपने देखता था उसे ही बाकी बच्चों की तरह खेलने को मिलेगा लेकिन अब वो द्वार से मरने वाला है। जीजी का तब से और ज्यादा ध्यान रखेगा और ठंडे पानी से अपना को दूर रखेगा। प्लीज इविल आई को नहीं मारो। ये सुनकर सीओ को फास्टिंग वगैरह निकालती है और उसे रिचुअल की आग बुझा देती है और हयासी वालों से बोलती है काम पूरा हो गया। इविल आई भी एब्सोल्यूट की फैमिली का हिस्सा है और अब वो हयासी ग्रुप का ऑफिस आने को बोलती है। वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो सीओ को बोलते हैं जीजी यही चाहता था। आयरा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है क्या अब हमें उसकी जिंदगी को ख्याल रखना पड़ेगा उसका इतना फालतू टाइम नहीं है और कारून कहता है मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि जब भी इविल आई बाहर है उसे मार के वापस भेज सकूं।
तो आर्या बोलते हैं ऐसा तुम्हारी लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी, वो कभी भी शांति से नहीं सो पाएगा। और कानून बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा दोस्त है। तो मोमो ये बोलती है मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और हम दोनों मिलकर इविल आई से लड़ेंगे। जिस पर आयरा और मोमो दुआ से लड़ने लगते हैं। आयरा कहती है वो उससे कुछ कम नहीं है। वही दूसरी तरफ जीजी और कानून को गले लगाने लगता है। अभी सेको नोटिस करती है बारिश होने लगी थी, वहाँ पे कुछ बोले उससे पहले ही इविल आई बाहर आ जाता है और कानून को एक मुक्का मार कर दूर फेंक देता है। ये लोग किसी तरह जीजी को होश में लेके आते हैं और ऐसे वाले अपने सामान उठा के यहाँ से निकल जाते हैं। इनका यहाँ पे आधा घर टूट गया था क्योंकि यहाँ पे मोमो से कुछ कार्ड लाने को बोलती है जिन्हें खिड़कियों दीवार को चिपका देते हैं। इसके बाद सेको जीजी को ट्रेनिंग कराने लगती है जिससे वो अपने स्पेशल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए। ऐसा करने से वो इविल आई को कंट्रोल कर पाएगा। इसके लिए जीजी वही पोस्ट बनाता है जिसके लिए वो मोमो का मजाक बनाया करता था। और रात में जीजी बाथरूम करने पे उठता है और कानून उसके पीछे पीछे जाता है जिससे इविल आई बाहर ना आ जाए। वो उसके हाथ भी गर्म पानी से धुलवाता है। उनके कार्डबोर्ड की दीवार फट गई थी तो कानून से वापिस चिपका देता है। जीजी यहाँ पे कानून से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है और कानून कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उसे भी कर्ज लगा था तो उसने मोमो और सेको को काफी परेशान किया था लेकिन उन्होंने उसका काफी अच्छा ख्याल रखा। वहाँ पर रहने और कपड़े के लिए यहाँ पे पैसे देने भी आया था लेकिन सेको ने पैसे लेने से मना कर दिया। तो सेको ने लगा तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो, किसी और की मदद कर देना जो मुसीबत में हो, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और सेको की बात तो कानून को काफी अच्छी लगी थी और वो भी सेको की तरह बनना चाहता है, इसलिए यहाँ पर वो जीजी की मदद कर रहा है। फिर अगले दिन उठ के आयरा और मेकअप सेकअप करती है जिसके बाद ये लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सेको फिर से जीजी को याद दिलाती है उसे सीधे पीट करके बैठना होगा जिससे वो अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सके। इसके बाद तीनों स्कूल जाने के निकल जाते हैं और आयरा और कानून को बताने लगती है। मोमो नींद में लात मारती है। स्कूल में मोमो मीको और मोको से बोलती है वो अब एक पार्ट टाइम जॉब करेगी जिससे वो अपने घर की मरम्मत करा सके। वो पूरी रात ठंड में कपकपाई है। मोको बताती है कि रिदिना कह तो रही थी उसके पास एक पार्ट टाइम जॉब है, उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक वेटर चाहिए और मोमो जॉब करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती है। स्कूल खत्म होते ही मीको और मोको कानून के पास आती है और कहती है मोमो तो जॉब करने गई है तो तुम हमारे साथ कॉफी पे चलो। वो जबरदस्ती करके कानून को साथ ले जाती है। उनको तो उसके साथ बस कॉफी पीनी है और कानून बोलने से तो डेट बोलते हैं। मोको बोलती है अगर मोमो जीतेगा तो कॉफी पिएगी तो कैसे डेट बोलेंगे। और कानून बोलता है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जबरदस्ती उसे यहाँ पे कॉफी पीने ले जाते हैं। वो उसे यहाँ पर एक मेड कैफे ले आती है जहाँ पर लड़कियां मेड का आउटफिट पहनकर काम करती है और यहाँ पर कानून मोमो को भी मेड के कपड़ों में देखता है इसलिए वो दोनों कानून को यहाँ पे लेके आई है और मोमो कानून को देख यहाँ पे शर्माने लगती है और कानून भी यहाँ पे शर्माने लगता है और एपिसोड इसी सिलसिले यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर आता है वीडियो देख लिया सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे दांदना सीन 2 एपिसोड नंबर 7। अब तक हमने देखा मीको और मोको कानून को एक मेड कैफे में लेके जाते हैं जहाँ पर मोमो मेड बन के मेटेस का काम कर रही थी जिसे देख कानून शर्माने लगता है और मोमो को ही बहुत सारा मारी थी। मीको और मोको मोमो को ऑर्डर देते हैं और उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं जिसे मोमो और कानून को पास में खड़ा कर रखा था। इसके बाद मोमो अपने फ्रेंड्स को काफी ज्यादा डांटती है। उन्होंने कहा था ये जॉब एक रेस्टोरेंट की है लेकिन ये तो एक मेड कैफे है और अब वो दोनों उसका मजाक बनाने में यहाँ पर आ गई। वो ना घर जाने को कहती है और वो दोनों वो कानून को पकड़ घर जाने लगते हैं और कानून कहता है वो यहीं पर रुकना चाहता है। वो उसे यहीं पे छोड़ जाती है और कानून यहाँ पे मोमो से माफी मांगता है यहाँ पर आने के लिए और मोमो से पूछता है उसकी शिफ्ट कब खत्म होगी। तो मोमो कहती है रात के 10 बजे, जिस पर कानून कहता है ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा और तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। मोमो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें ठंड लग जाएगी। और कानून कहता है ठीक है और यहाँ से चले जाता है और मोमो अपने काम पे वापस लौट जाती है। और यहाँ पर ऐसा लगा तो यहाँ पे दिन खत्म ही नहीं हो रहा। काम खत्म करने के बाद मोमो बाहर निकलती है तो वो देखती है कानून भारी था और वो वापस आ गया था और वो कह रहे उसे घर जाने तो नहीं दे सकता। वो मोमो की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वापस खींच लेता है। लेकिन अब मोमो उसका हाथ पकड़ खुद चलने लगती है और कहते हैं उन्हें ठंडा नहीं लगेगी। और दूसरी तरफ जीजे काफी कमर सीधी करने की प्रैक्टिस कर रहा था और माजी यहाँ पर भी प्रिपेयर लगा के उसे हिला भी नहीं पा रहा था। अब सेको जीजे को ध्यान लगाने को बोलती है और उसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस गिरा देती है और ऐसा होता है वो बहुत कोशिश करता है बाहर आने की लेकिन जीजे किसी भी तरीके से उसे बाहर आने नहीं देता। इसका मतलब है कि जीजे अब ईवल आई को कंट्रोल में रख सकता है लेकिन आप सेको बोलते फिर तो मैं ज्यादा ठंडी चीजों से दूर रहना होगा। लेकिन वो रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तब यहाँ पर कानून और मोमो हो जाते हैं। सेको मोमो से पूछते आकर तुम इतने लेट कैसे हो गए। इस पर मोमो बताती है पार्ट टाइम जॉब करने गई थी और अब आयरा और जीजी मोमो की तरफ दौड़ते हैं जिससे आपस में टकरा जाते हैं और आयरा की कोल्ड कॉफी जीजी के ऊपर गिर जाती है और बाकी लोग उसमें गर्म पानी डालने के लिए तैयार थे लेकिन इवल अपने आसपास कर्स हाउस बना लेता है और मोमो को उसके अंदर खींच लेता है। देखो तालिस्मान से बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता।
था और अब ईवल आई मोमो को मारने जाता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिल पावर से उसे दूर फेंक देती है और अब ईवल आई कर्स हाउस को छोटा कर देता है और मोमो के पास आकर उसका गला दबाने लगता है और बाकी के लोग बैरी की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और मोमो ने घर आते ही गर्म पानी पिया था जिसे वो ईवल आई के मुंह में थूक देती है, जिससे ईवल आई दोबारा जीजी बन जाता है। जीजी मोमो से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो कानून से धक्का मार के उसे दूर कर देता है और उससे पूछता वो ठीक तो है। देखो जीजी में टावल डालती है और कहते हैं जो वो तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जीजी नोटिस करता है बेरे को तोड़ने के चक्कर में टेको का हाथ जल गया था और ये भी और मोमो ओकानो एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। रात में आरा मोमो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी कोल्ड कॉफी की वजह से ईवल आई बाहर आ गया था। मोमो से समझाते इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और गिल्ट फील मत करो। और भाई दूसरे कमरे में जीजो और ओकानो सो रहे थे और दोनों ने आपस में कोई बात नहीं करी थी। अगले दिन हम मिस्टर मैंटिस को देखते हैं जो बाइक के तबेले में काम करता है। उससे यहाँ पर ओकानो मिलने आता है और वो देखता है मिस्टर मैंटिस ने यहाँ पर रहने के लिए सेम टू सेम इंसानों जैसा रूप लिया है। ओकानो ये देख चौंक जाता है और पूछता और कौन से ऐसे एलियन है जहाँ पर इंसानों का रूप लेकर यहाँ पर रहते हैं। मैंटिस पूछता तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हो, तो यहाँ पर ओकानो झुक के बोलता है वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले और अपनी तरह खतरनाक पंच मारना सिखा दो। मैंटिस उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बुरी चीज होती है और वहाँ पर ओकानो से कुछ बुरे अंदर ले जाने के लिए मदद मांगता है और ओकानो उसकी मदद भी करता है, लेकिन फिर भी मैंटिस उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। और खा के रात को ओकानो घर पे वापिस आ जाता है, लेकिन फिर वो कल वापिस मैंटिस के पास जाएगा तो ओकानो से पूछती आखिर वो इतना लेट कैसे हो गया और उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी क्या, और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। और वहीं पे दूसरी तरफ जीजो ओकानो से आंखें नहीं मिला पा रहा था। बाद में मांजिरो सेको से बोलता है उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो ईवल आई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें हैसी को बुलाकर ईवल आई को खत्म कर देना चाहिए। अगर से कोई रिचुअल नहीं कर सकती तो वो खुद कर लेगा। सेको मांजिरो से कहती है बच्चों की हर परेशानी का बोझ हम बड़े लोगों को ही झेलना पड़ता है, जिससे हम उसे कह सके वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मांजिरो यहाँ पे ये भी कहता है लेकिन हम बड़ों की ये भी जिम्मेदारी है बच्चों को हम दुनिया की असलियत दिखाए, जो हम चाहते हैं वैसा वैसा नहीं होता। इतना कहकर मांजिरो ऐसा चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम ओकानो को देखते हैं जो यहाँ पर पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। तब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और पूछती है क्या वो डांस प्रैक्टिस कर रहा है क्या। ओकानो कहता है वो पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सके और ईवल आई को हरा सके। तो टर्बो ग्रैनी पूछती है क्या तुम पंच मारना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्योंकि ईवल आई तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी, और क्या तुम भूल गए तुम्हारे अंदर मेरी पावर्स है। तो वो दोबारा पूछते है क्या तुम पंच मारना चाहते हो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तो इस बार ओकानो बोलता है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। अब टर्बो ग्रैनी ओकानो को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि उसकी पावर्स पर ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है और चीज में टर्बो ग्रैनी इसकी मदद करेगी। ये देख आरएफ इसके पीछे जाने लगती है और वो ओकानो को उसके स्कूल ले जाती है और उसके अंदर चलने को कहती है। लेकिन तब यहाँ पे आयरा आकर ओकानो से पूछती है वो इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। टर्बो अब उसकी बेइज्जती करके उसे वापस जाने को कहती है। यहाँ पे आयरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टर्बो यहाँ पर गालियां देने लगती है। ओकानो यहाँ पर दोनों को चुप कराता है और आयरा को सब कुछ बताता है। दोस्तों यहाँ पे आयरा उनके साथ चलने लगती है जिससे वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके। आयरा ओकानो से ये भी कहती है वो सब गाड़ी तो सिल्की ने दी थी, मैंने नहीं, मैं तो एक अच्छी बच्ची हूँ। फिर वो दोनों को लेकर म्यूजिक रूम में जाती है जहाँ पर काफी सारे म्यूजिशियन के फोटो लगे हुए थे। आयरा यहाँ पर डरने का नाटक करती है जिससे वो ओकानो के करीब आ सके, लेकिन जैसे वो किसी चीज से डर के वो ओकानो को मुक्का मार देती है। ये पियानो की आवाज जो टर्बो ने बजाया था और आयरा फिर से उससे गाली देने लगती है। टर्बो अब ओकानो से कहती है गानों के साउंड के साथ जंप करो और ओकानो ऐसी करने लगता है और टर्बो कहती है उसकी कॉम्बैक रिदम है और फिर वो ईवल आई की रिदम बजाती है जो कि थोड़ी तेज थी, मतलब कि जितनी देर में ओकानो ने एक जंप पूरी करता इतनी देर में ईवल आई 4 बार मूव कर चुका होता है। जिस पर ओकानो कहता है मतलब कि यहाँ पर ये है ईवल आई यहाँ पर टर्बो ग्रैनी से तेज है, जिस पर टर्बो चिल्लाती है ऐसा नहीं है, वो तो आप बस टेक्निक की बात कर रही थी। ओकानो एक बीट में 2 एक्शन करता है और ईवल आई एक बीट में 4 एक्शन कर सकता है और यहाँ तक कि आयरा भी एक ही बीट में 4 एक्शन कर सकती है और ईवल अपने कर्स हाउस में एक बीट में 10 मूव कर सकता है। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है। तभी वो देखते टर्बो ग्रैनी के पीछे एक बड़े सिर वाला म्यूजिशियन आ गया था और यहाँ पे बहुत बुरी आवाजें सुनाने लगता है। टर्बो कहते वो यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ पे 6 म्यूजिशियन आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत और उन फोटो से निकले हैं और जब भी कोई बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो ये लोग उसे जान से मारने के लिए बाहर आ जाते हैं और ये एपिसोड इसी सीन में यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का फिर कमेंट पर जरूर बताना और यहाँ तक वीडियो देख लो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। अब तक हमने देखा टर्बो ग्रैनी ओकानो को उसके स्कूल ले जाती है और पापा उसे बेसुरा म्यूजिक सुनाने लगती है जिस वजह से यहाँ पर लगे हुए म्यूजिशियन की फोटोज में से उनकी आत्माएं बाहर आ जाती हैं। बहुत गुस्से में बोलता कौन है यहाँ पर जो बेसुरा म्यूजिक बजा रहा है। आर्या बोलते हैं कि हमें नहीं पता, हम तो ऐसा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोल देती है ये दोनों यहाँ पर बेसुरा म्यूजिक बजा रहे थे, जो सुनकर बहुत यहाँ पर अटकना शुरू कर देते हैं और इसलिए वो दोनों अपने योकाई वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बहुत म्यूजिक वाले नोट से हमला कर रहे थे जो की बम की तरह फट रहे
थे और वो कहते तुम्हें रस्ट सिंबल से दूर रहना है वरना तो तुम यहाँ पर पेले जाओगे। इसके बाद ये लोग क्राइस्ट के खेत में पहुंच जाते हैं और म्यूजिक नोट इनकी तरफ बम की तरह आने लगती है। आयरा तो नोट्स को काफी अच्छी तरीके से डॉज कर रही थी लेकिन ओकानन ऐसा नहीं कर पा रहा था। आयरा अपने बालों से उन भूतों पर अटैक करती है लेकिन यहाँ पर भूत हवा में उड़ रहे थे। तब यहाँ पे एक नोट सिंबल ओकानन का लगता है जिससे यहाँ पर उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो ग्रैनी यहाँ पर उसको चिल्लाती है मैंने कहा था लेकिन नोट सिंबल से दूर रहना। और तब यहाँ पर उसको भी आके एक सिंबल लगता है और वो भी यहाँ पर पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद इनके ऊपर लगातार अटैक होते हैं और जिससे ओकानन पे इंसान रूप में वापस आ जाता है। वहाँ पर वो कोसा लगता है कि मैं कितना कमजोर हूँ और उसको चिल्ला के बोलती है रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो, अगर भूतों का म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा तो और कोई म्यूजिक याद करो। और आयरा भी ज्यादा देर तक टॉर्च नहीं कर पाएगी और कॉलन कहता है मैं गाने सुनता ही नहीं हूँ तो इसलिए मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तब उसे हंसी का बजाय म्यूजिक याद आता है जो उसने कुछ दिन पहले ही सुना था और उसे वो काफी अच्छा भी लगा था। दूसरी तरफ आयरा म्यूजिक नोट से बच के भाग रही थी लेकिन उसके पैर खेत की मिट्टी में फंस जाते हैं और वो भूत उसके ऊपर काफी बड़ा अटैक करते हैं। लेकिन तभी कॉलन वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। वो हंसी का म्यूजिक याद करके भाग रहा था और अब वो भी म्यूजिक नोट्स को डोज करके भागने लगता है जिसमें आप उसकी तारीफ करती है। अब आयरा अपने बालों से पकड़ भूत को नीचे खींच लेती है और लात मार कर उसकी गर्दन अलग कर देती है जिससे वो दोबारा एक फोटो बन जाता है। ये भूत पे कंडक्टर था जिससे भूत पे उड़ना बंद कर देते हैं। अब ये भूत दूसरा म्यूजिक बजाते हैं जिससे जगह बदल कर एक ऑडिटोरियम बन जाती है और यहाँ पे 4 बड़े भूत आकर यहाँ पर गाने लगते हैं और फिर इनके मुंह से लाखों पपेट भूत बाहर आते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। आयरा और कॉलन से किसी तरीके से लड़ रहे होती है और वो कहती है बस छलावन पे ध्यान मत दो, बस यहाँ पे म्यूजिशियन को मारो। लेकिन वो लोग स्टेज के सबसे पीछे थे, ये पपेट इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आयरा वो कॉलन का हाथ पकड़ती है और एक जायंट का सहारा लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो लोग अब जायंट के सर पर आ जाते हैं तो बाकी जायंट इन पे हमला कर देते हैं। पहले अटैक से तो ये दोनों बच जाते हैं लेकिन आयरा कॉलन को लात मारकर दूर कर देती है और बोलते हैं इन जायंट्स को तो मैं संभाल लूंगी, तुम जाकर म्यूजिशियंस को मारो। लेकिन तभी जायंट का हाथ आयरा को आकर लगता है लेकिन यहाँ पर वो हार नहीं मानती और वो हार नहीं मानते जायंट की आंखों को अपने बालों से बांध कर और उनसे लड़ने लगती है। अच्छा दूसरी तरफ कॉलन पर म्यूजिक नोट्स का हमला हो रहा था लेकिन उनसे बचते स्टेट की तरफ भाग रहा होता है। और दूसरी तरफ आयरा जायंट्स को आपस में भिड़वाने लगती है और एक ऊपर लात मार कर उसका मुंह तोड़ देती है। वहीं से गिरने के बाद ही जायंट्स गाना गाते रहते हैं और कॉलन पर हजारों पपेट हमला करते हैं। अब कॉलन भी पूरी पावर का इस्तेमाल कर स्टेट की तरफ भागने लगता है और उससे कहती है उसे कि अटैक में सारा भूतों के साथ मारना होगा और वो गहने एक वीडियो 5 एक्शन कर सकती है तो इसके लिए आसान होगा। और कॉलन वापस की बात समझ जाता है और एक ही बार उन 5 भूतों को खत्म कर देता है जिससे वो वापस फोटोस बन जाते हैं और म्यूजिक रूम दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। और कॉलन अब आयरा का शुक्रिया करता है उसकी अब मदद करने के लिए। अब आयरा हमेशा की तरह नादान बनकर जवाब नहीं देती लेकिन अब वो कहती शुक्रिया तो आप उसका करना चाहिए, मैं तुम दोनों को इतना कुछ सिखाया है। जो सुन आयरा से दोबारा से लड़ने लगती है और कॉलन उसका भी शुक्रिया करता है क्योंकि उसके से कॉलन को और रिदन के बारे में पता चल चुका है और वो कहते हैं तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर से कहीं ज्यादा गुना है। आयरा पूछता आखिर वो भूत कौन थे और वो कहते हैं म्यूजिक रूम में लगे हुए पोस्टर से कुछ लोग डरते हैं, उनके डर ने इन भूतों को जन्म दिया था और अगर रात को 2 बजे कोई बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो ये भूत बाहर निकल आते हैं और ये तुम्हें जान से ही मार सकते हैं और अगर तुम्हारा मन है तो दोबारा से इनको बुला लो। लेकिन ओकारुन आयरा मना कर देते हैं। आयरा यहाँ पे यही पूछती है तुम्हें इस स्कूल में तक कुछ ऐसा पता है? इसमें टर्बो कहती है मैं तो सिर्फ तुम लोगों को मारने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। तब वो पियानो से नीचे उतरने लगती है और गलती से वो पियानो की की बजा देती है जिससे वो दोबारा से भूत बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ मोमो के घर में मांजरो जीजू को बता देता है वो हैसी को दोबारा बुलाने वाले हैं, इविल आइकॉन को खत्म करना ही होगा और वो कभी ना कभी तो बाहर आए गई और फिर जिस समय किसी की जान भी जा सकती है। जीजी ऐसा कुछ नहीं बोलता तभी मांजरो बोलता है क्या तुम चाहते सेको या मोमो से कोई मारा जाए और इस तरह तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाओगे और कल ही हम रिचुअल परफॉर्म कर इविल आई को खत्म कर देंगे। मैंने हैसी को खिलाने को बोल दिया है और सेको की जगह रिचुअल मैं ही परफॉर्म करूंगा। इतना कहकर मांजरो यहाँ से चला जाता है। मोमो सेको से बोलती आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, आपने तो कहा था इविल अब से हमारी फैमिली में रहेगा। लेकिन यहाँ पर सेको कुछ नहीं बोलती लेकिन तब यहाँ पे उनको ओकारुन की आवाज सुनाई देती है जो यहाँ पर जीजू को बाहर बुला रहा था। मोमो से पूछती आखिर इतनी रात को कहाँ पर गए थे। ओकारुन वहाँ पे ये कहता है मैं इविल आई से लड़ने वाला हूँ और यहाँ पर उसकी बैंड बजा दूंगा। मोमो वहाँ पे ये पूछती आखिर कुछ यहाँ पे क्या हो गया। ओकारुन कहता जब इविल आई ने मोमो को हाथ लगाया था तब यहाँ पर से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, अगर तुम इविल आई को अपनाना चाहते तो ऐसे ही होगा। इसके बाद ओकारुन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मांजरो ओकारुन से बोलता है थोड़ा शांत रहो, हमने डिसाइड कर लिया है कल हम इविल आई को खत्म कर देंगे तो इसलिए इविल आई से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेको मांजरो से कहती है बच्चे की वजह दम तो है उसे मत रोको। अब आयरा जीजी पे ठंडा पानी डालने के तैयार हो जाती है और ओकारुन मोमो को दूर रहने को बोलता है और जीजी भी कहता है ओकारुन पे काफी भरोसा है। अब आयरा जीजी पे पानी डालती है जिससे तभी जीजी इविल आई ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकारुन उस पर अटैक कर देता है और ये एपिसोड इसी सीन में खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
एपिसोड की स्टार्टिंग होते है खतरनाक फाइट सीन के साथ और कारून और इवल एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे होते हैं। एक तरफ से अटैक को कारून करता है तो दूसरी तरफ से इवल से डिफेंड करता है। इस फाइट को देखकर ये तो पता चल चुका है और कारून अब पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कारून इवल को खतरनाक पंच मारता है। एक पावरफुल ब्लो मार्को से हवा में उड़ा देता है, लेकिन इवल अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल कर एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन कारून से अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और फिर अपनी स्पीड बढ़ाकर काफी खतरनाक अटैक करता है इवल आई पर और उसे सीधा उठाकर जमीन में पटक देता है। अब यहाँ पे इवल आई की काफी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर कारून अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर एक फाइनल ब्लो मारता है इवल आई पर और ये ब्लो सीधे टकराता है सेको के घर से और इस अटैक की वजह से सेको का पूरा घर ही उड़ जाता है। फाइट खत्म होने का कारून अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और ये सब कुछ देखकर लोगों को लगता है अब तो इवल आई हार गया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इवल आई दोबारा से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया और कारून दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन अब कारून ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि वो पहले से अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर चुका है। ये सब देखकर टर्बो कहती है और कारून तुम्हें सेको बाकी सबकी मदद लेनी होगी इवल आई को यहाँ पर हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर कारून मना कर देता है। यहाँ पर कुछ हो जाए लेकिन यहाँ पर मैं अकेले ही लड़ूंगा। अब इवल आई कारून के सामने आ जाता है और अब कारून की भी हालत खराब होने लगती है और यहाँ तक कि उसके पैर भी कांपने लगते हैं। इवल आई कहता चलो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है, लेकिन यहाँ पर कारून उसकी बात को काट देता है। मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा क्योंकि वो अपने से कमजोर लोगों से फाइट नहीं करता। ये सुन के यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये सब यहाँ पर कारून की प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग हमें आगे दिखेगी। वो अभी के लिए इवल आई से बोलता है तुम मुझसे कमजोर इसलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये सुन के यहाँ पे इवल आई बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इवल आई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कमजोर बोलने की, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर कारून कहता है नहीं तुम बहुत ज्यादा वीक हो और हमेशा वीक ही रहोगे। और ये बात को सुनकर यहाँ पे इवल आई काफी तो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ठीक है तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के दिखाऊंगा, फिर तुमको मुझसे लड़ना ही होगा। और कारून कहता है मैं उन लोगों से कभी नहीं लड़ता जो बिना वजह किसी को भी तंग करते रहते हैं और उनसे झगड़ते रहते हैं, और तुम तो कहते तुम सभी इंसानों को खत्म कर दोगे, इसलिए मैं तुमसे तो कभी नहीं लड़ूंगा। इस पर इवल आई कहता है मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं लड़ूंगा। और कारून कहता है चलो ठीक है तो तुम फिर से प्रॉमिस करो तुम मेरे अलावा किसी से भी नहीं लड़ोगे और यहाँ पर मैं सिर्फ तुमसे एक हफ्ते में एक बार लड़ूंगा क्योंकि स्कूल की वजह से यहाँ पर मैं काफी बिजी रहता हूँ। ये सब देखकर मुझे तो समझ आ जाता है और कारून का ये प्लान शुरू से ही था, वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और फिर इवल आई से फाइट कर उसे कंट्रोल में लेके आएगा, क्योंकि इवल आई के लिए फाइट सिर्फ एक खेल है और अगर उसका सारा ध्यान सिर्फ कारून से लड़ने पर लगेगा तो फिर वो दूसरे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद यहाँ पे इवल आई सबसे शर्मिंदा चीज करता है, वो होता है अपना कच्चा उतार कर कारून को दे देता है। इसका मतलब है कि आज के तो किसी से भी नहीं लड़ेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि अब उसका एक ही गोल है, वो है कारून को मारना। अब वो कारून से प्रॉमिस करता है मैं बस तुमसे ही फाइट करूंगा जब तक मैं तुमको जान से नहीं मार देता, जब तक मैं किसी भी इंसान को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सब कहने के बाद इवल आई जीजी के अंदर वापस चले जाता है और जीजी यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर वो भी नंगा होता है। तब यहाँ पर कारून से समझाता है कैसे यहाँ पर उसने इवल आई के साथ एक डील कर ली है, अब से इवल आई किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस सुन के यहाँ पे जीजी काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर रोने लगता है। यहाँ पे सेको बोलते हैं क्या कमाल की चीज है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम मांझी तरफ से अपने गाँव चले जाता है और यहाँ पे जीजी के पेरेंट्स आते जैसे यहाँ से ले जाते हैं। फिर इसके बाद आयरा और कारून अपने घर जाने लगते हैं और कारून मोमो को गुड बाय बोलता है हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पे वो बोलती है बस गुड बाय और कुछ नहीं बोलोगे। ये सुन के यहाँ पे कारून शर्मा जाता है और यहाँ पे मोमो भी शर्माने लगती है और तब यहाँ पे आयरा मोमो से झगड़ा करने लगती है। इसके कुछ देर बाद यहाँ से दोनों चले जाते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और ये सब देखने के बाद ये लोग एक बात हाउस में चले जाते हैं आराम करने के लिए और जब पूरा दिन एंजॉय करने के बाद जब घर पर वापस आते हैं तब ये लोग अपने घर के सामने एक अजीब सा रोबोट देखते हैं। मोमो उसे को से लात मार के पूछते हैं तुम यहाँ पर कौन हो, तुम यहाँ पर और क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसका जवाब देने से पहले कारून और आयरा यहाँ पे आ जाते हैं। वो बताते अपने घर नहीं गए थे, वो मिस्टर मैटिस को बुलाने गए थे क्योंकि अपन को चिंता थी घर कैसे बनेगा, इसलिए वो मिस्टर मैटिस के पास गए थे हेल्प लेने के लिए। ये रोबोट ही उनका असिस्टेंट होता है जो यहाँ पर घर को सही करने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं लोग घर को सही करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर मैटिस बहुत सारे नैनो बॉक्सेस देता है। ये बॉक्स खास प्रकार की टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। इन लोगों को अपने दिमाग के अंदर उस चीज का सोचना है और ये बॉक्स उसी चीज का रूप ले लेंगे और इसकी वजह से ये लोग दोबारा अपना घर बना लेते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं जीजी के पेरेंट्स में यहाँ पर आ जाते हैं इनके घर को सही करने के लिए, लेकिन ये लोग देखते हैं इनका घर तो पैसे ठीक होता है। इस चीज को देख के ये बोलते हैं शायद से हम बहुत लेट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीजी और मोमो साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। जीजी मोमो को बताता आज भी इवल आई बाहर आया था लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने कारून के साथ प्रॉमिस किया था और धीरे धीरे जीजी इस पे कंट्रोल करना सीख रहा है। चलते चले जीजी मोमो से पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो क्या। जिस सुन के यहाँ पे मोमो से शौक हो जाती है, गुस्से में यहाँ पर चिल्लाने लगती है मैं तुम्हारे घटिया से सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तभी स्कूल की लड़कियां जीजी को घेर लेती हैं। वो कहते तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आए थे, हम सब तुम्हारे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। यहाँ पे एक लड़की जीजी को जूस देती है पीने के लिए और जैसे वो पीता हुआ इवल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है जूस तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन फिर मैं सब लोगों को मार डालूंगा। ये सुन के यहाँ पे वो उसको खींच के ले जाती है लेकिन यहाँ पे जीजी स्कूल ग्राउंड में भागने लगता है और बंदूक के बाद फुटबॉल खेलने लग जाता है और बॉल को हिट करने के बजाय वो लोगों की नेट में
फेंक रहा होता है और उन्हीं लोगों को गोल कर रहा होता है। और यहाँ पे सचिन को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मोमो मजबूरन उसे क्लास में ले जाती है। क्लास के अंदर भी ईवल शोर मचाता है और यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है। तभी मोमो के दोस्तों से पूछता है कि जीजू को यहाँ पे क्या हुआ है, आखिर वो जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। मोमो यहाँ पे बहाना बना देती है, शायद उसका कुछ हो गया है। तब यहाँ पे मोमो की दोस्त बोलती है कहीं इसने गोल्डन बॉल तो नहीं उठा ली, कहीं उसी की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। तब हमें पता चलता है जो कॉर्न की बॉल्स है ना वो स्कूल के अंदर ही है। और इसी के बाद एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड आज हम देखेंगे दादना सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मोटा सा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किंतासामा, जो सुबह से जल्दी 5 बजे उठता है और हीरो की तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में थोड़ा नचनियों की तरह नाचता भी है, लेकिन स्कूल में जाते इसकी हवा निकल जाती है। यहाँ पर हम ओकारण को भी देखते हैं। जब उसकी नई नई मोमो से दोस्ती हुई थी और मोमो ने पहले उससे दोस्त की तरह बात करी थी, ये चीज यहाँ पे किंता भी देख रहा होता है। किंता भी ओकारण की क्लास में पढ़ता था और तब से ही वो ओकारण पर नजर रखने लगता है। और जब लंच टाइम में ओकारण और मोमो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तब किंता भी ओकारण का पीछा कर रहा था। और जब वो लोग थक कर बैठ जाते हैं तब किंता ओकारण के सामने ही बैठा था और इसके बाद ओकारण और मोमो आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर दोनों की किस हो जाती है। ये चीज यहाँ पर किंता ने भी देख ली थी और उस दिन के बाद किंता ने ओकारण से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो भी इंट्रोवर्ट है। लेकिन यहाँ पर ओकारण ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप हमें पड़ जाने का सीन दिखाया जाता है और किंता सीधा ओकारण से आके बात करता है। उसने यहाँ पर मोमो कैसे पटा लिया, तुम तो यहाँ पर दिखने में भी अच्छे नहीं हो और तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुमने मोमो जैसी पॉपुलर लड़की को कैसे पटा लिया, और आयरा को भी, वो आखिरकार लड़कियों को कैसे पटा लेता है। और कारण यहाँ पे उसे कुछ बताए उससे पहले यहाँ पे मोमो आ जाती है और कारण से बोलती है मुझे तुम्हारी दूसरी बॉल मिल गई है, जो सुना पे किंता घबरा जाता है। मोमो आपस से माफी मांगती है उन दोनों की बातों के बीच में आने के लिए और पूछते क्या वो कारण का दोस्त है। किंता बोलता हाँ तुम हमें दोस्त बोल सकती हो, और हम तो सिर्फ ऐसी बकवास बातें कर रहे थे। और मोमो कहते तुम दोनों दिखने में भी एक जैसे हो। वो फिर से कारण से बोलती है मुझे तुम्हारी सोने की बॉल मिल चुकी है। और किंता को ये चीज सुन के लगता है सुंदर और पॉपुलर लड़कियों को पटाने का तरीका यही है, उनसे आप अश्लील बातें करना। तब यहाँ पर उस क्लास की मोटर मोमो से बोलती है वो दूसरों की क्लास से घुसना बंद करे, इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते ढंग से। मोमो सबको सॉरी बोलती है और ओकारण के बाद बाहर से ले आती है बात करने के लिए। अतः ये मॉनिटर बोलती है ओकारण तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसे यहाँ पे ये लग रहा था मोमो उसे जबरदस्ती करके बाहर ले जा रही है और वहाँ पर ओकारण के साथ गलत नहीं होने देगी। और इस वजह से आप ये दोनों झगड़ने लगते आपस में और ओकारण की तो यहाँ पे कुछ सुन ही नहीं रहा था। और किंता यहाँ पे ये सोच रहा था ओकारण के लिए यहाँ पर तो लड़के झगड़ रही है, यहाँ पर बंदा कितना औसम है, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए। और उन लोगों के सामने गंदा जोक मार देता है। जिस चीज को सुनकर सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। उसके बाद मोमो और ओकारण उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर ओकारण की दूसरी बॉल है। मोमो अभी इस मॉनिटर पे गुस्सा थी, आखिर से तुम्हारी इतनी चिंता क्यों हो रही थी। ओकारण कहता मुझे भी नहीं पता और आज से पहले भी किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं करी थी और ये देख उसे आज अच्छा लगा। मोमो कहते तुम कूल देखते हो इसलिए सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। जिसके बाद ओकारण बोलता है कि मैं भी पॉपुलर बॉय बन चुका हूँ, जो सुना पर मोमो हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम सच में काफी कूल हो। इन लोगों ने गोल्डन बॉल की फोटो देखी थी जो हवा में इधर उधर उड़ रही थी, हो सकता है वो किसी भूत के पास हो और टर्बो ग्रैंड का था, हो सकता है वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। किंता भी अपन दोनों का पीछा कर रहा था, आखिर यहाँ पे क्या करने आए हैं और यहाँ पे कितनी नाइंसाफी है। और कारण यहाँ पे गंदी बातें करे तो कुछ भी नहीं और मैं तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और यहाँ पे मुझे सीखना होगा और कारण की तरह कूल कैसे बनते हैं और शायद वही मोमो जैसी कोई लड़की पटा लेगा। और आखिर ये दोनों जगह करने के आए हैं तब इसका पैर डबे से टकरा जाता है जिससे यहाँ पे दोनों उसको देख लेते हैं। किंता यहाँ पे बहाना बना देता है मैं भी इस रास्ते से जाता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर वो उड़ना शुरू कर देता है और तेजी से पर मोमो की तरफ आने लगता है। ऐसे तो उसका मुंह साथ किस हो जाएगा, लेकिन ओकारण ट्रांसफर मोमो से नीचे गिरा देता है और तब इनको गोल्डन बॉल दिख जाती है। दोनों आपस से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बॉल ओकारण को पीछे फेंक देती है। ओकारण कहता है किसी भूत का काम नहीं है, उसके अंदर यहाँ पर कोई जिंदा चीज है और ये चीज वो महसूस कर सकता है। अब वो गोल्डन बॉल से भागने लगती है। ओकारण यहाँ पे मोमो को अपने पीठ बैठाकर उसका पीछा करने लगता है। अब किंता बोलता है तो तुम उसके ऊपर चढ़ गई और मोमो उससे बोलते तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर हमारे बैग का ख्याल रखना और यहाँ पे तो उन्होंने खोजे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। किंता फिर से गंदा जोक मारता है जिससे सब मोमो दूर से गुस्सा हो जाती है और किंता बोलता है मेरी गंदे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मोमो कहते गंदे बातें मत करो बेकार इंसान, और वो कान से बोलते पकड़ो उस बॉल को। ये लोग यहाँ पर उस बॉल को पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वहाँ पर लोगों को उठा पटक रही थी। वो बॉल वापस सर से नीचे चली जाती है और मोमो भी अपनी पावर से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बॉल उनको धक्का दे देती है जिससे दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और इन लोगों पे ये लग रहा होता
है जिसके पास ये वो बॉल है वहाँ पर गायब है और अगर ये उसे देख ही नहीं सकते तो उससे लड़ेंगे ये कैसे। और तब ये लोग किंता की चिल्लाने की आवाज आती है और भागकर इतने उसके पास जाते हैं। उसे ये बुरा धक्का मार के नीचे फेंक दिया था लेकिन मोम लास्ट टाइम पर उसे पकड़ लेती है। मोम वापस उसको चिल्लाती है मैंने कहा था ना हमारे बक्स का ध्यान रखो। तो आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। वो गोल्डन बॉल दोबारा उनके सामने आ जाती है और किंता आप हीरो बनता हुए कहता है इस गोल्डन बॉल का सामना मैं करूंगा। वो भागकर उसे टक्कर मारने जाता है लेकिन टकरा के वापस नीचे गिर जाता है और किंता बोलता है ये बॉल रेट्रो रिफ्लेक्शन का यूज कर रही है यहाँ से वह गायब होने के लिए। हम तीनों इसे अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। जो सुना पे बॉल भागने लगती है वो अब दीवार तोड़ते जा रही थी लेकिन यहाँ पे किंता उसका पीछा करता रहता है और तभी ओकरन उसके सामने आ जाता है और मोमो साइड से आ रही होती है जिससे लोगों को वो गायब मोस्टर दिखाई देने लगता है जिसने यहाँ पर बॉल को पकड़ा हुआ था। मोम अपने यहाँ पर पावर से पकड़ लेती है और वो ट्रांसफॉर्मर को अटैक कर देता है। मोम अब किंता से पूछती है उसे कैसे पता मोस्टर की कमजोरी क्या है। किंता बोलता है और कुछ यहाँ पे गायब है तो वो किसी तरीके का रिफ्लेक्शन यूज कर रही होगी। यहाँ पे किंता साइंस से रिलेटेड चीजों के बारे में काफी कुछ पता है। इन दिनों का मोस्टर का असली रूप दिखने लगता है और दिखने पे एक डायनासोर लगा था जिसे देख यहाँ पे ओकरन खुश हो जाता है लेकिन हम लोगों को इसके पास गोल्डन बॉल नहीं दिख रही थी। किंता बोलता अगर तुम दोनों गंदी बातें कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अब ये लोग से नजदीक से देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं और किंता पूछता है तुम गंदी बातें करके लड़कियों को कैसे पटाते हो यहाँ पर मुझे भी सिखाओ ना। मोमो आपस से लात मारती है और कहती है गंदी बातें बंद करो। और तब ये लोग देखते हैं वो मोस्टर काफी बड़ा होने लगता है और यहाँ पर वो थोड़ा मोस्टर बन जाता है और अब वो सिर्फ डायनासोर की तरह दिख रहा था और ये एपिसोड इसी सीन के खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और मैं तो वीडियो देख लिया अच्छा से इसका जरूर कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स आज हम देखेंगे दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। अब तक हमने देखा ओकरन और जिस मोस्टर के पीछे पड़े हुए थे ये एक डायनासोर मोस्टर निकलता है और डायनासोर मोस्टर साइज में काफी बड़ा हो जाता है। ओकरन यहाँ पे समझ जाता है ये भी एक एलियन है क्योंकि यहाँ पर आसमान में अंधेरा छा गया था यानी कि सीरियन ने यहाँ पे अपना एक डोमेन बना लिया है और इस डोमेन का 10 पावर्स वाले लोग ही रहेंगे। यहाँ पे लोग चिल्लाने लगते थे मोस्टर को कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे आयरा और जीजी मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके अलावा बाकी सारे लोग यहाँ से गायब हो गए थे। मोमो और ओकरन भागते उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनके पीछे मोस्टर पड़ा हुआ था। अब भागते हुए किंता गिर जाता है और तभी ये मोस्टर से कुछ चलने वाला था लेकिन यहाँ पे ओकरन ट्रांसफॉर्म मोको से बचा लेता है। मोमो यहाँ पे जीजी से बोलते हैं सड़कों को लेके यहाँ से भागो लेकिन यहाँ पे आर्या बोलते चुप और लीडर यहाँ पर मैं हूँ। वो भी यहाँ पे यही बोलते सड़कों को यहाँ से लेके जाओ। जीजी यहाँ पे किंता गोटा यहाँ से भागने लगता है और बाकी तीनों यहाँ पर कुछ मोस्टर पे हमला कर देते हैं लेकिन यहाँ पे काजू को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आर्या यहाँ पे अपने बालों से उसकी आंखें बंद कर देती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो मोस्टर ठंडर से अटैक करने लगता है। अब आर्या कार उठा के उसके ऊपर मार देती है और मोमो से कहते उसके पैरों पे अटैक करो। अब मोमो भी कार उठा के उसके पैरों पे मारती है। यहाँ पर काजी तो गिर जाता है लेकिन यहाँ पर अपनी पोजीशन पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे आरो उस मोस्टर पे टावर ही गिरा देती है लेकिन यहाँ पे उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता और वो आरो को यहाँ पे पकड़ लेता है। मोमो यहाँ पे कुछ सामान फेंक आप उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और आरो उस मोस्टर की पकड़ से छूट जाती है। अब लड़ाई के बीच में आयरा और मोमो आपस में बहस करने लगती है उन दोनों में से आखिर लीडर कौन है। अब ये लोग उस मोस्टर से छुप जाते हैं इसलिए वो मोस्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और अब वो मोस्टर थंडर से अटैक करता है जो जाकर ओकरन और मोमो को लगता है। मोमो अपनी पावर से दोनों को सेव करने की कोशिश कर रही होती है और ओकरन बोलता है ये मोस्टर जरूरी डायनासोर का वंशज होगा जिसे यहाँ पे एलियन उठा के ले गए होंगे और ये स्पेस में रगस तरीके से इवॉल्व हो गया होगा। ये अपनी सिंह की वजह से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता होगा। अगर हमें इसका लाइट का सोर्स मिलेगा तो हम इसे हरा सकते हैं। अब यहाँ पे आरा उस मोस्टर का ध्यान अपने ऊपर करने लगती है और ऊपर से वो काफी तेज भी है इसलिए आप उसे थंडर बीम नहीं लग रही थी। अब वो मोस्टर का थंडर पकड़कर उसी मोस्टर को मार देती है जिससे यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे आरा उस पर अटैक करने जाती है लेकिन यहाँ पर वो देखती है वहां से गायब हो गया है। आरा कहाँ पे लग रहा होता है ऐसा डर के भाग गया लेकिन अभी मोस्टर यहीं पे था और वो यहाँ पे गायब हो गया था। अब डायनासोर मोस्टर आरा के ऊपर भी थंडर बीम मारता है जो यहाँ पर तो सीधे आके लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जीजी किंता को लेकर भाग रहा था। किंता यहाँ पे उससे पूछता कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। जीजी यहाँ पे ये बोलता अपना गंदा पसीना मेरे ऊपर मत गिराओ वरना यहाँ पे उसका ईविल आई बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किंता को लगता है जीजी यहाँ पे उसकी बेइज्जती कर रहा है जिसकी वजह से जानवर उसके ऊपर पसीना उस पर लगा देता है जिसकी वजह से यहाँ पे जीजी ईविल आई में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ पे जीजी किसी तरीके से उसको बढ़ाने से रोक देता है और किंता से कहता है ऐसा दोबारा से मत करना। लेकिन यहाँ पर अपना सही तेजी से हिलाता है और सारा पसीना जाकर जीजी पे गिरता है जिससे यहाँ पर ईविल आई बाहर आ जाता है। किंता भी देख लेता है जीजी का चेहरा बदल चुका है। अब ईविल आई किंता से बोलता है आखिर यहाँ पे तू कौन है तुझे यहाँ पे मरना है क्या। इतना कहकर वो जीजी का बैग फेंक देता है और यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे किंता बोलता तो मुझे कैसे कैसे कहाँ जा रही हो। मोमो ने कहा था हमें उसके घर जाना है। ये सुन के यहाँ पे ईविल आई को लगता है कौन से डरने का दिन आज ही है इसलिए वो हंसते मोमो के घर जाने लगता है। किंता भी यहाँ पे उसका पीछा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पे आरा
बेहोश हो गई थी और मोस्टर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पे ओकानो से आके बचा लेता है। और यहाँ पे उसने दिन भर में 2 बार वो थ्रोटर का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहाँ पे मोमो दोनों को ही बचा लेती है और मोस्टर को वो बैग आके लगता है जो यहाँ पर इवल आई ने फेंका था। मोमो इन दोनों को ऐसे लेके भागने लगती है और भागते वक्त यहाँ पर अपने घर आ जाती है और उसके घर पे यहाँ पर बैरियर लगा था, इसलिए वो सेफ रहेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे आयरा ओकानो से चिपकी हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसलिए मोमो तुरंत उन दोनों को अलग कर देती है। तब यहाँ पे इविल आई भी आ जाता है और ओकानो से बोलता है चलो यहाँ पे लड़ाई करते हैं, मैं तुम्हारा पे कब से इंतजार कर रहा था। ओकानो से कहता है आज लड़ाई का दिन नहीं है। मोमो का पे एक आइडिया आता है, इविल आई को भी हम पे साथ लड़ने को बोल सकते हैं। ओकानो बोलता हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसने यहाँ पे चड्डी प्रॉमिस लिया था वो बस ओकानो से लड़ेगा और अगर उसको दूसरे से लड़ने की परमिशन दे दी तो फिर वो हम पे भी अटैक कर सकता है। और यहाँ पे आज मोमो की दादी भी नहीं थी और वो किसी टीवी शो के लिए बाहर गई थी और यहाँ पे ओकानो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और इविल आई भी लड़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर यही है मोमो और आरा यहाँ पे लड़ने के लायक बची हैं। तब यहाँ पे ओकानो देखता है मोमो की यहाँ पर दीवार चमक रही थी, इधर दूसरी तरफ वो मोस्टर मोमो के घर की तरफ आ रहा था। अब ओकानो घर में से एक क्यूब बाहर निकाल लेता है और मोमो से कहता है हम इसका यूज कर सकते हैं, हमने पूरा घर नैनो स्किन से बनाया था, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो एलियन मोस्टर को हरा सकते हैं। अब ये सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अब ओकानो बोलता है नैनो स्किन किसी चीज का भी रूप ले सकता है, उन्हें बस हमें इमेजिन करना है और हम इस पूरे घर का शेप बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओकानो ढंग से यहाँ पे इमेजिन नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे किंता बोलता है ओकानो नहीं कर सकता तो यहाँ पर मैं करूंगा, साइंस फिक्शन में भी नैनो मशीन होती है और साइंस फिक्शन मुझसे तो कोई नहीं जानता। अब किंता इमेजिन करता है उस पूरे घर को पावर रेंजर का घर बना देता है। अब वो सभी लोगों को अलग अलग कमरे भेज देता है। अब ये घर ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बुद्धा जैसा दिख रहा था। मोमो कहते हैं उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था, इसलिए आप उसने बुद्धा के बारे में सोच लिया, इसलिए यहाँ पे रोबोट बुद्धा की तरह दिख रहा है। किंता बोलता चलो ठीक है हम इसी से काम चला लेंगे। अब किंता बोलता मैं इसका एक नाम रखूंगा द ग्रेट किंता बोधिसत्वा, लेकिन यहाँ पे तो मोमो बोलती है सब तो ठीक है लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे। और ये एपिसोड इसी सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख लो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फैंस आज हम देखेंगे दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। ये एपिसोड दांदना का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अब तक हमने देखा मोमो और ओकानो काइजू से बचकर मोमो के घर पर आ जाते हैं और ओकानो के कहने पर पूरे घर को एक रोबोट में बदल देते हैं। अब वो अगर रोबोट हो तो बदल गया था, लेकिन यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यार इसे चलाना कैसे है। किंतु यहाँ पे बोलता सभी लोग शांत हो जाओ, मैं इसका मैनुअल पढ़कर सबको बताता हूँ इसे यहाँ पर कैसे चलाना है। यहाँ पे जब किंता ये बोलता है तो यहाँ पर सभी को पता चल जाता है। किंता को भी यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर मोमो सभी को अपनी पसंद का बटन दबाने को कहती है। तो यहाँ पर सभी लोग बटन दबा देते हैं जिससे यहाँ पर रोड टूटने लगता है। इसी वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वो काजी मोस्टर अभी भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे किंता को एक लीवर दिखता है जिसे खींचते रोबोट आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बैलेंस न बनने के कारण वो रोबोट नीचे गिर जाता है। लेकिन जब किंता से उठाते हैं उठने के बजाय बैठ जाता है और तब यहाँ पर मोस्टर आता है रोबोट पर अटैक कर देता है, जिससे से मोमो के कॉर्पोरेट का एयर बैग खुल जाता है। अब वो मोस्टर अपनी पूछ से रोबोट को पकड़ लेता है और यहाँ पे ओकानो रोबोट से बाहर निकल जाता है और उसका पैसेट खुलकर वो नीचे गिर जाता है। और जब वो पीछे देखता है वो काजू रोबोट को काफी तरीके से मार रहा होता है। यहाँ पे ओकानो अपनी चेयर से आजाद हो जाता है और मोमो के आने परेशान होने लगता है। और तब यहाँ पर इविल आई अपने कॉर्पोरेट से बाहर आ जाता है और फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तब ये मोस्टर इविल आई पे पैर रख देता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे इविल आई अपने आप को बचा लेता है और उस मोस्टर को नीचे गिरा देता है और उस मोस्टर के गिरने की वजह से प्रेशर बनता है, उसकी वजह से इविल आई दूर जाके गिरता है और वो मोस्टर अपना ठंडा अटैक से रोबोट पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ओकानो को समझ आता है मोमो और बाकी सबको कैसे बचाए। और जैसे यहाँ पे इविल आई को पता चलता है कि ये मोस्टर काफी पावरफुल है, वो यहाँ पे लड़ने को तैयार हो जाता है और तब यहाँ पे ओकानो को समझ आता है उसे मोस्टर से लड़ने के लिए इविल आई की मदद लेनी होगी। अब वो मोस्टर ओकानो के ऊपर पैर रखने लगता है, लेकिन वो रोबोट उस मोस्टर के पैर को रोक लेता है। और अब किंटा बोलता है मुझे सब समझ आ गया है, आखिर इस रोबोट को कैसे चलाना है, मुझे अब बस इमेजिन करना होगा और ये मेरे लिए काफी आसान है क्योंकि मैंने बचपन से रोबोट को चलाने का सपना देखा है, इसलिए चीज को मैंने 10,000 बार इमेजिन करा है। इसलिए अब किंटा की इमेजिनेशन की वजह से वो रोबोट ट्रांसफॉर्म होने लगता है। किंटा आपस में चलाने लगता है और तब यहाँ पर मोमो से साथ रहने को बोलती है, लेकिन यहाँ पे किंटा उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि इस टाइम उसको रोबोट चलाने में मजा आ रहा होता है। अब वो मोस्टर रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है और ये रोबोट ही मोस्टर की तरफ बढ़ने लगता है और अब ये रोबोट मोस्टर को काफी खतरनाक तरीके से पंच मारता है, जिस वजह से अब मोस्टर दूर जाके गिरता है और तब ये मोस्टर अपनी पूछ से रोबोट को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन चीज का किंता फायदा उठाकर उस मोस्टर को जोर का एक पंच मारता है, जिस वजह से ओकानो और इविल काफी खुश हो जाते हैं और ये मोस्टर इलेक्ट्रिक अटैक करने लगता है, लेकिन किंता इस इलेक्ट्रिक अटैक को डाइवर्ट कर देता है और तब ये मोस्टर रोबोट के हाथ को काट देता है। लेकिन किंता उस हाथ को उठाकर मोस्टर की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से मोस्टर नीचे गिर जाता है। किंता दोबारा से उस हाथ को जोड़ लेता है। अब किंता उस मोस्टर को पूछ से पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगता है और उसे
उसे सिटी की तरफ फेंक देता है और उसी की तरफ भागने लगता है और उस मोस्टर से फाइट करने लगता है और किंता आपस मोस्टर के मुंह को पकड़ लेता है, जिस वजह से मोस्टर अपने इलेक्ट्रिक अटैक को तैयार करने लगता है। अब हमें किंता के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर रोबोट खरीदने की वजह से सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन किंता को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि अब उसे तो उस रोबोट से मतलब होता है। अब प्रेजेंट उस इलेक्ट्रिक अटैक की वजह से वो रोबोट पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन आप किंता उसे दोबारा से जोड़ लेता है और उस मोस्टर पर दोबारा से अटैक कर देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब किंता आसमान में उछलकर इधर उस मोस्टर पर अटैक कर देता है। इधर दूसरी तरफ ओकानो इबोलाई मोस्टर की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तब ये मोस्टर गायब आता है और रोबोट पर पंच मारता है, जिससे यहाँ पर रोबोट नीचे गिर जाता है और तब यहाँ पर किंता थोड़ा परेशान हो जाता है। मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकता हूँ जहाँ पर मैं इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन तब ये मोस्टर दोबारा से रोबोट पर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर रोबोट टूटने लगता है और अब किंता की कॉर्पोरेट का एयरबैग खुलने लगता है और अब वो मोस्टर अपनी पूंछ की मदद से रोबोट को दूर फेंक देता है और उस रोबोट पर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे यहाँ पर रोबोट पूरी तरीके से टूटने लगता है और यहाँ पे ओकानो किंता को चिल्लाकर भागने को बोलता है, लेकिन यहाँ पे एयरबैग के खुलने के कारण किंता बाहर जाने के बटन को दबा नहीं पा रहा होता है। मोमो अपनी पावर की मदद से उस काजू के अटैक को रोक लेती है और अपने बालों की मदद से उस मोस्टर को चारों तरफ से घेर लेती है। किंता बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया, अब बस तुमको मेरे पास छोड़ देना है और इस रोबोट के ऊपर, लेकिन आर्य और मोमो से साथ रहने को बोल रहे होते हैं और इस रोबोट को मूव करने से रोक रहे होते हैं क्योंकि आप उनको मोशन सिकनेस हो रही थी, जिससे वजह से आप उनकी हालत खराब हो गई थी। मोमो अब अपनी पावर की मदद से रोबोट को जोड़ देती है और उस मोस्टर को उठाकर ऊपर फेंक देती है और इधर दूसरी तरफ ओकानो और वाले दूर भाग रहे होते हैं और अब मोमो अपनी पावर की मदद से उस मोस्टर को काफी खतरनाक तरीके से नीचे पटक देती है, जिससे सापा मोस्टर हार जाता है और नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अचानक से वो बीच सिटी में रियल वर्ल्ड में आ जाती है, जिसमें रोबोट को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर मोमो को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या करे। यहाँ पे किंता मोमो को इमेजिनेशन करने को बोलता है और यहाँ पर मोमो अजीब सी चीज इमेजिनेशन करती है और यूएफओ बनाकर घर पे वापस आ जाती है और यहाँ पे घर वापस आने का आया और मोमो की हालत खराब हो गई होती है। यहाँ पे किंता खुश हो रहा होता है कि उसे एक रोबोट चलाने का मौका मिल गया, लेकिन यहाँ पे वो लोग ओकानो और इबोलाई को तो सिटी में छोड़ाए होते हैं और यहाँ पे सब लोग इतने बड़े रोबोट को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ओकानो इबोलाई को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पे इबोलाई दूसरी तरफ कहीं पे चढ़ रहा होता है, जिस वजह से ओकानो से नीचे आने को बोल रहा होता है। यहाँ पे इबोलाई बोलता तुम चुप हो जाओ, तुम मुझे कब से ऑर्डर देने लग गए, और वो नीचे आने को तैयार नहीं हो रहा होता है और जिस वजह से ओकानो कुछ गर्म खाने को ले आता है और जैसे यहाँ पे इबोलाई से खाता वो नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे ओकानो जीजी से बोलता है उस मोस्टर को अपने घर ले चलते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ओकानो और जीजी उसे उठाकर अपने घर ले जाने लगते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं और किसी न किसी तरीके से वो मोमो के घर पहुंच जाते हैं और तब यहाँ पे किंता आता है और बोलता तुम लोग यहाँ पर आ गए, तुम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो। और तब यहाँ पर उसकी तारीफ करने लगता है, आखिर तुमने तेरे बड़े रोबोट को कंट्रोल कर ही लिया। किंता एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था और क्या तुम मोमो और ओकानो पूरे प्लेनेट की रक्षा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ओकानो बोलता है नहीं, यहाँ पर बस हम गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं जिसके पीछे पे गोस्ट और मोस्टर पड़ा हुआ है। किंता बोलता है इसका मतलब यहाँ पे ये है उस बॉल को ऐसे पूरा प्लेनेट टिका हुआ है। ओकानो बोलता है नहीं वो तो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। किंता बोलता है तुम ऐसा करने वाले तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ओकानो मना कर देता है। जी यहाँ पर किंता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किंता यहाँ पर जी से बात नहीं कर रहा होता है। तब यहाँ पर ओकानो मोस्टर के अंदर देखने लगता है, तब यहाँ पर इंसान का बॉडी पार्ट दिखाई देता है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को लगता है इस मोस्टर ने किसी इंसान को खाया है। किंता यहाँ पर जीजी को उस मोस्टर के मुंह में जाने को कहता है, लेकिन यहाँ पर जीजी नहीं मानता है। तो यहाँ पर ओकानो डिसाइड करता है उसके मुंह के अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपना गोल्डन बॉल चाहिए होता है। तब यहाँ पर ओकानो को उस मोस्टर के मुंह पर एक चैन दिखाई देती है और तभी उसे वो खोल देता है और लोगों को एक एलियन गर्ल दिखाई देती है जो यहाँ पर उस मोस्टर के अंदर थी, जिसे देख यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब यहाँ पर मोमो रेंगते रेंगते बाहर आ रही होती है ताकि वो किंता को बोल सके इस घर को नॉर्मल कर दे। और तब यहाँ पर मोमो देखती है यहाँ पे ओकानो उस एलियन गर्ल को किस कर रहा है, जिस चीज को देख यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस चीज को देख यहाँ पर मोमो का दिल टूट जाता है और जो फीलिंग यहाँ पे माइनस स्किन की तरफ चली जाती है और वो घर यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और इस सीन का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और इस एनिमे का इस सीजन में यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख लो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नए एनिमे के एपिसोड में।